अभी अभी मैंने अपनी जिंदगी का आखिरी असैसिन मिशन पूरा किया था। मैं किलर वर्ल्ड के सबसे ताकतवर शख्स की कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि अचानक किसी ने आकर बताया, मैं देश के सबसे अमीर परिवार का बिछड़ा हुआ असली वारिस हूं और अब मुझे शहर के सबसे बड़े एलीट स्कूल में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह खबर पल भर में पूरे स्कूल में आग की तरह फैल गई। पूरी क्लास के उन बेवकूफों को यकीन था कि मैं कोई गरीब, देहाती और अनपढ़ लड़का हूं। लेकिन स्कूल में कदम रखते ही मैंने उन तथाकथित 4 महान हस्तियों का सारा घमंड तोड़ दिया। मैंने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया। मेरी हमर गरजती हुई सीधे स्कूल कैंपस के अंदर घुस गई। अगले ही पल मैंने एक बेहद शानदार व्हिप ड्रिफ्ट मारी और गाड़ी बिल्कुल सटीक तरीके से पार्किंग स्लॉट में खड़ी कर दी। मेरी इस धांसू एंट्री ने आसपास खड़े अमीर घरानों के लड़कों को दंग कर दिया। मैंने बेपरवाही से कार का दरवाजा खोला। सबसे पहले मेरी लंबी और ताकत से भरी टांगें बाहर निकलीं। मेरे पूरे शरीर की मांसपेशियां मानो किसी कलाकार ने बड़ी मेहनत से तराशी हों। जिसने भी मुझे देखा, बस देखता ही रह गया। आसपास खड़े सभी छात्र आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं। मेरे लिए वे लोग हवा से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। मैं सीधे अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। क्लास 3-2 की क्लास टीचर जू कॉन्गमिंग अंदर आई और बोली, स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास में एक नया छात्र आया है। इनका नाम है गू जयान। आओ अपना परिचय दो। मैंने शांत आवाज में कहा, सभी को नमस्ते, मेरा नाम गू जयान है। मेरी बात खत्म होते ही पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। फिर अगले ही पल चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। वाह, ये तो कितना लंबा है। मुझे तो लगता है ये गू जियांगजी से भी ज्यादा हैंडसम है। तभी किसी ने तुरंत जवाब दिया, तो क्या हुआ? हमारे स्कूल का प्रिंस तो गू परिवार का बड़ा बेटा है। उसी समय जू कॉन्गमिंग ने एक खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, गू जयान, तुम जाकर वहीं बैठो। उनकी बात सुनते ही पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। क्या पहले ही दिन उसे जिन यूशेन के साथ बैठाया जा रहा है? जिन यूशेन, इस नाम में मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब गू जियांगजी द्वारा मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था। उसे पूरा भरोसा था कि तथाकथित 4 महान हस्तियों में से एक जी याओजिंग बाकी लड़कों की तरह मुझे भी सबक सिखा देगा। लेकिन गू जियांगजी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जी याओजिंग के भरोसे उसने मेरे लिए जाल बिछाया था, वो आज स्कूल आया ही नहीं था। इस तरह मेरे ट्रांसफर का पहला दिन बिना किसी परेशानी के आराम से बीत गया। स्कूल की छुट्टी होते ही मैंने जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे गू जियांगजी की तरफ देखा तक नहीं। मैं सीधे अपने सबसे भरोसेमंद साथी से मिलने निकल गया। वह था श्याओली, डार्क हेवन संगठन का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान। उसने आते ही मेरे हाथ में एक फाइल थमा दी। बॉस, 5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। सच कहूं तो इतने छोटे काम में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जिस क्लाइंट ने यह मिशन दिया था, उसने कभी मेरी जान बचाई थी। आज बस मैं उसका एहसान चुकाने जा रहा था। मैंने अपनी खास लड़ाकू ड्रेस पहन ली, चेहरे पर एक नकली मास्क लगा लिया और अपनी पसंदीदा बटरफ्लाई नाइफ भी चुपचाप बाजू के अंदर छिपा ली। अगले ही पल मैं पूरी तरह रात के अंधेरे में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद अंधेरे का हिस्सा बन चुका हूं। तभी सामने वाली गली से अचानक शोर शराबे की आवाज आने लगी। मेरा किसी और के झगड़े में पड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन 2 औरतें किसी का पीछा करते हुए सीधा मुझसे टकरा गईं। टक्कर मारने के बाद माफी मांगने की बजाय वे उल्टा मुझे ही छेड़ने लगीं। अरे वाह, छोटे हीरो, शक्ल तो बड़ी बढ़िया है। जरा हमारा काम खत्म होने दे, फिर तेरे साथ भी थोड़ा मजे करेंगे। मैंने ठंडी नजरों से उनकी तरफ देखा। अगले ही पल मेरी बाजू में छिपी बटरफ्लाई नाइफ बिजली की तरह बाहर निकली। स्विश! मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, जब जुबान इतनी गंदी है तो फिर इसकी जरूरत भी नहीं। अगले ही सेकंड दोनों दर्द से जमीन पर लौटने लगीं। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं और सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, किसी ने मेरे टखने को कसकर पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा। सामने कांच जैसी चमकती खूबसूरत आंखों वाली एक लड़की पड़ी थी। वही लड़की जिसका अभी अभी पीछा किया जा रहा था। उसे देखते ही मैं सब समझ गया। उसके शरीर से वैसी ही गंध आ रही थी जैसी मुझसे आती थी। वह भी मेरी तरह एक किलर थी। मैंने पीछे मुड़कर
जमीन पर तड़प रही उन दो बेकार औरतों को देखा, फिर बेपरवाही से कंधे उचका दिए। चलो, आज मेरा मूड अच्छा है, और तुम देखने में भी बुरी नहीं हो, इसलिए आज तुम्हारी जान बचा देता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक झटके में उसे अपने साथ खड़ा किया, और अगले ही पल हम दोनों अंधेरे में ऐसे गायब हो गए मानो कभी वहां थे ही नहीं। मैं उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। पूरा अड्डा घातक जालों और छिपे हुए हथियारों से भरा हुआ था। यहां अगर मेरी इजाजत के बिना कोई 3 कदम भी गलत रख दे तो उसकी मौत तय थी। मैंने उसके सारे घावों पर दवा लगाई, पट्टी बांधी। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आराम से सोफे पर बैठा और मोबाइल निकालकर खेलने ही वाला था। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। डार्क हेवन और फेंगशु, ये दोनों लॉन्ग देश के सबसे ताकतवर किलर संगठन थे, और एक दूसरे के जानी दुश्मन भी। हमारी दुश्मनी आज की नहीं थी। सालों से दोनों संगठन एक दूसरे का खून पीने को तैयार रहते थे। फिर भी किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि दूसरे को पूरी तरह खत्म कर सके। इसी वजह से ऊपर ऊपर शांति दिखाई देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पक्ष एक दूसरे को मिटाने का मौका ढूंढ रहे थे। मैं इन्हीं बातों में खोया हुआ था। अचानक जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मेरी नजर उस लड़की की खुली हुई बर्फ जैसी ठंडी आंखों से जा टकराई। मैंने शांत आवाज में कहा, फ्रिज में खाना रखा है, उधर सोफा है, आराम करना हो तो कर लेना। इतना कहकर मैं मुड़ा और बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडे हाथ ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत थी किसी अनजान इंसान के छूने से, लेकिन न जाने क्यों इस लड़की का स्पर्श मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, फिर भी उसकी आंखों में अजीब सी जिद और हिम्मत चमक रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सच में तुम्हें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता? उसने बिना कुछ बोले धीरे से सिर हिलाकर अना कह दिया। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। जब तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, तो मुझे भी क्या फर्क पड़ता है? मैं बाहर निकलने ही वाला था कि उसने अचानक पीछे से आवाज दी, आज जो तुमने मेरी जान बचाई है, एक दिन इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैं हल्का सा हंस पड़ा। अपनी पहचान तक नहीं बताई तो मुझे ढूंढोगी कैसे? उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इतना कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। मैं मुस्कुराकर बुदबुदाया, मुझे ढूंढ लेगी? बड़ी दिलचस्प बात है। आखिर मैं डार्क हेवन का मुखिया हूं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरा पता लगा सके, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह लड़की गई ही नहीं थी। वह थोड़ी ही दूर अंधेरे में छिपी खड़ी थी। तभी साया चीरते हुए एक आदमी उसके सामने आकर रुका। उसका नाम था चौ जियांग्यू। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, लीडर, गद्दार का ठिकाना मिल गया है। तभी सच सामने आया। जिस लड़की की जान मैंने यूं ही बचा ली थी, वह कोई साधारण किलर नहीं, बल्कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन संगठन फेंगशु की मुखिया थी। लग रहा था फेंगशु के अंदर अब खून की आंधी चलने वाली थी। एक अधीनस्थ ने धीरे से पूछा, लीडर, क्या उस आदमी की पहचान की जांच करवाएं? लड़की ने अपनी सुनहरी बाघ जैसी चमकती आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। जरूरत नहीं। उसे क्या पता कि जिस रहस्यमयी आदमी ने उसकी जान बचाई, वह उसी के स्कूल का नया छात्र था, और विक्ट्री अकादमी का मशहूर ठंडे स्वभाव वाला छात्र असल में वही था जो फेंगशु जैसे विशाल संगठन पर राज करता था। उधर मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचा ली है। उस रात मैं चुपचाप वापस गू परिवार की हवेली में लौट आया। उनकी ऊंची ऊंची सुरक्षा दीवारें और बिजली वाले बाड़ मेरे सामने किसी खिलौने से ज्यादा नहीं थे। मैं बिल्ली की तरह फुर्ती से दूसरी मंजिल की बालकनी पर चढ़ गया, लेकिन तभी नीचे से किसी के गुस्से से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। गू यौवान आग बबूला होकर चिल्ला रहे थे, आधी रात तक घर नहीं लौटा, पूरे गू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उधर गू जियांगजी आंखों में नकली आंसू भरकर खड़ा था। वह बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, पापा, गुस्सा मत कीजिए, मैं बाहर जाकर भैया को ढूंढ लाता हूं। मैंने उसकी बात सुनते ही हंस दिया। ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज सुनकर दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। मैं दूसरी मंजिल की रेलिंग पर बेफिक्र होकर बैठा था।
मैंने नीचे देखते हुए जोर से सीटी बजाई। मेरी दोनों टांगें हवा में झूल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल मैं नीचे गिर जाऊंगा। गू जियांगजी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह हकलाते हुए बोला, "त- तुम तुम अंदर कब आए?" मैं आराम से च्युइंग गम चबाता रहा। फिर बेपरवाही से बोला, "कौन कहता था कि टीचर बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं? तुम्हें ही तो इतनी जल्दी थी। मेरे साथ आते तो पता चल जाता।" मेरी बात सुनकर गू यावान का गुस्सा और बढ़ गया। वह उंगली उठाकर मेरी तरफ चिल्लाने लगे, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आराम से एक बड़ा सा गुलाबी बबल बनाया। पॉप! बबल फूट गया और उनका पूरा गुस्सा मेरे लिए हवा की आवाज से ज्यादा कुछ नहीं था। तभी गू जियांगजी ने मुझे धीरे से पुकारा, "भैया।" मैंने तुरंत ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। "मुझे भैया मत कहना। मेरी मां ने तुम जैसा कोई छोटा भाई कभी पैदा नहीं किया।" इतना कहकर मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सीधे रेलिंग से छलांग लगाई और अपने कमरे में चला गया। पीछे गू यावान गुस्से से लगभग खून थूकने की हालत में खड़े रह गए। कुछ देर बाद गू जियांगजी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसके क्लासमेट ने पूछा, "तुम्हारा नया भाई तुम्हारे घर में क्यों रहता है?" अपनी असली वारिस वाली पहचान बचाने के लिए गू जियांगजी ने तुरंत झूठ गढ़ दिया। उसने जवाब लिखा, "वह बहुत बेचारा है। उसका कोई अपना नहीं है। पापा को उस पर दया आ गई, इसलिए उसे हमारे घर में रहने दिया।" उधर से तुरंत जवाब आया, "वाह! तुम्हारा परिवार कितना दयालु है।" गू जियांगजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसका इरादा साफ था। वह चाहता था कि स्कूल में सब लोग मुझे एक मुफ्तखोर और दया के सहारे जीने वाला लड़का समझें, ताकि मैं सबके सामने मजाक बन जाऊं। अगली सुबह गू यावान काले चेहरे के साथ मेरे सामने आए। उन्होंने एक गिफ्ट बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, "ये कपड़े जियांगजी ने तुम्हारे लिए चुने हैं। जल्दी से पहन लो।" लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था, उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे सिर्फ मुझे इस्तेमाल करके किसी बड़े परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। मैंने बिना कुछ बोले डिब्बा खोला और जैसे ही उस सूट को बाहर निकालकर फैलाया, मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। ये क्या मजाक था? भड़कीले गुलाबी रंग का पुराना फैशन वाला सूट, ऊपर से इतना ढीला कि लगता था किसी बूढ़े आदमी की अलमारी से निकाल लाए हों। कमर पर लगा चमकीला बेल्ट इतना सस्ता और अजीब था कि जरा सा हिलूं तो सबके सामने खुल जाए। यह साफ था, गू जियांगजी जानबूझकर मुझे सबके सामने तमाशा बनाना चाहता था। मैंने घृणा से उस सूट को वापस मेज पर फेंक दिया। "मैं नहीं जा रहा।" मैंने आंखें घुमाई, च्युइंग गम चबाते हुए वापस कमरे की तरफ मुड़ गया। गू यावान गुस्से से हरे पड़ गए, लेकिन मेरे सामने उनकी एक भी नहीं चली। कुछ देर बाद हम आखिरकार पार्टी के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते गू यावान का चेहरा तना हुआ था। वहीं गू जियांगजी किसी मोर की तरह सज धज रहा था। बालों में महंगा जेल, शरीर पर तेज परफ्यूम और ऊपर से खास ऑर्डर पर सिलवाया हुआ सूट। वह खुद को सबसे आकर्षक दिखाने में लगा था। उधर मैंने सिर्फ एक सादा काला आउटफिट पहना था, न कोई दिखावा, न कोई बनावट। लेकिन जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा, पूरा हॉल एक पल के लिए मेरी तरफ देखने लगा। मेरी लंबी टांगें, मजबूत शरीर और बिना किसी मेकअप के भी बेहतरीन चेहरा एक ही पल में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लाया। इतनी तैयारी करने के बाद भी गू जियांगजी की चमक मेरे सामने फीकी पड़ गई। उसी समय चू गांगजिंग, जो गू जियांगजी का सबसे बड़ा चमचा था, दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर तिरस्कार से बोला, "तुम ऐसे आदमी के साथ घूमते हो? देखो तो सही कैसे कपड़े पहनकर आ गया है। कितनी शर्म की बात है।" यह सुनते ही गू जियांगजी ने तुरंत दयालु बनने का नाटक शुरू कर दिया। "ऐसा मत कहो, उसे बुरा लगेगा।" चू गांगजिंग ने बस नाक सिकोड़कर हंसी उड़ाई, फिर गू जियांगजी को अपने साथ ले गया। लेकिन अंदर ही अंदर गू जियांगजी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि मैं यहां अकेला हूं और थोड़ी ही देर में सबके सामने मेरी बेइज्जती होने वाली है। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं आराम से हॉल के एक कोने में बैठा था, एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर शांत मन से फलों का जूस पी रहा था। यह देखकर
चू गांगजिंग का खून खौल उठा। वह गू जियांगजी से बोला, देखा उसे, कितना घमंडी बन रहा है। गू जियांगजी ने गहरी सांस ली, फिर मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, छोड़ो, आखिर वह भी अब हमारे परिवार का हिस्सा है। उसकी यह बात सुनकर चू गांगजिंग और भी भड़क गया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन आज मैं उसे उसकी औकात जरूर दिखाऊंगा। उसे पता चल जाएगा यहां असली मालिक कौन है। इतना कहकर वह गू जियांगजी को साथ लेकर चुपचाप मेरी तरफ बढ़ने लगा। हॉल में तेज संगीत बज रहा था, जिसकी वजह से उनके कदमों की आहट पूरी तरह दब गई। चू गांगजिंग के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वह और गू जियांगजी मिलकर मुझे स्विमिंग पूल में धक्का देने वाले थे। जैसे ही उसका हाथ मुझे छूने ही वाला था, अचानक गू जियांगजी की नजर दूर से आती शीपेंजी पर पड़ गई। शीपेंजी एक बेहद रईस परिवार का वारिस था। दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी और अपनी रंगीन मिजाजी के लिए भी पूरे शहर में मशहूर था। हर हफ्ते नया बॉयफ्रेंड बदलना उसके लिए बिल्कुल आम बात थी। उसे देखते ही गू जियांगजी ने झट से अपना कॉलर ठीक करना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि शी पेंजी की नजर उसी पर पड़े, लेकिन उसी एक पल की लापरवाही में चू गांगजिंग ने पूरी ताकत से धक्का दे दिया। बस, जिसे धक्का लगना था वह मैं नहीं था। ऐसा लगा मानो मेरी पीठ पर भी आंखें लगी हों। मैंने बिजली की रफ्तार से अपना शरीर एक तरफ मोड़ लिया। छपाक! पानी में गिरने की जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। लेकिन पूल में गिरा मैं नहीं, बल्कि गू जियांगजी था। सब कुछ इतना तेज हुआ कि चू गांगजिंग खुद भी सन्न रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने गलत आदमी को कैसे धक्का दे दिया। मैंने मौका देखकर सोचा उसे भी उठाकर पूल में फेंक दूं, लेकिन उसी समय शी पेंजी मेरे सामने आ गया। उसने अचानक मेरी कमर पकड़ ली। उसकी आंखों में शरारती मुस्कान थी। वह हंसते हुए बोला, छोटे हीरो, जरा संभल कर। तेज परफ्यूम की खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैंने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं और बिना एक पल घंवाए उसका हाथ झटक दिया। यह नजारा देखते ही पूरा हॉल हैरानी से भर गया। हे भगवान! क्या वह देहाती लड़का शी पेंजी का अगला निशाना बनने वाला है? दूसरा बोला, नामुमकिन। उसके कपड़े देखो, बिल्कुल गांव से आया हुआ लगता है। अब पूरे हॉल की निगाहें सिर्फ मुझ पर और शीपेंजी पर टिकी थीं। किसी ने भी पानी में हाथ पैर मारते गू जियांगजी की तरफ ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला। वह भीगा हुआ सीधा गू याओवान की बाहों में जा गिरा। अपने बेटे की हालत देखकर गू याओवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाकर गरजते हुए कहा, अभी के अभी जियांगजी से माफी मांगो। मैंने उनकी बात मानो सुनी ही नहीं। आराम से च्युइंग गम का एक बड़ा बुलबुला बनाया, पॉप। फिर बेपरवाही से बोला, कुत्ते ही लोगों को पूल में धक्का देने जैसी हरकत करते हैं। यह सुनते ही चू गांगजिंग भड़क उठा। किसे कुत्ता कहा तूने? मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। मैंने तो तेरा नाम ही नहीं लिया। फिर इतनी जल्दी तुझे क्यों मिर्ची लग गई? यह सुनते ही चू गांगजिंग का चेहरा उतर गया। वह शर्मिंदगी से एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसी समय पास खड़ा शिपेंजी हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए हल्के से मुस्कुरा उठा। यह लड़का काफी दिलचस्प है। शिपेंजी के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसके बगल में खड़ी उसकी सबसे करीबी दोस्त ने अपना सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा ठीक किया और बोली, तुम इसे नहीं जानते? ये जी याओजिंग का क्लासमेट है। ये सुनते ही शी पेंजी ने हल्के से भौं उठाई। उसकी मुस्कान और भी रहस्यमयी हो गई। पूरे स्कूल में एक बात मशहूर थी, जी याओजिंग को कोई छू भी ले तो उसका मूड खराब हो जाता था। न जाने कितने लड़कों ने उसका क्लासमेट बनने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ। शी पेंजी ने इधर उधर नजर दौड़ाई। वैसे आज जी याओजिंग दिख क्यों नहीं रहा? उसकी दोस्त ने चश्मा ऊपर सरकाते हुए जवाब दिया, उसे कुछ जरूरी काम है। वह कई दिनों से स्कूल नहीं आया। शीपेंजी ने बस कंधे उचका दिए। फिर उसकी नजर दोबारा मुझ पर आकर टिक गई। वह मुस्कुराते हुए अपनी दोस्त से बोला, बताओ तो, मुझे जी याओजिंग के इस प्यारे से क्लासमेट को अपना बनाने में कितना समय लगेगा? उसकी दोस्त ने मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी काले कपड़ों में गर्दन ऊंची किए गू याओवान से बिना डरे बहस कर रहा था। चश्मे के पीछे उसकी आंखों में गहरा अर्थ छिपा था। वह शांत स्वर में बोली, शायद पूरी जिंदगी। यह जवाब सुनते ही शी पेंजी की जीतने की जिद पूरी तरह भड़क उठी।
वह उत्साह से बोला, चलो शर्त लगाते हैं, 50 लाख। उसकी दोस्त ने बिना एक पल सोचे चश्मा ठीक किया। डील पक्की। शाम को जैसे ही मैं गू परिवार की हवेली पहुंचा, दरवाजा खुलते ही गू याओवान की गरजती हुई आवाज पूरे घर में गूंज उठी। उनके पास खड़ा गू जियांगजी बेहद बदहाल हालत में था। उसके बाल पूरी तरह बिखर चुके थे। पानी लगने से सारा हेयर जेल पिघलकर चेहरे पर फैल गया था। उसकी हालत देखकर कोई भी हंसे बिना नहीं रह सकता था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे से गू याओवान गुस्से से चीखते रहे, देखो, तुमने जियांगजी का क्या हाल कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? तुम्हें किसी ने संस्कार नहीं सिखाए? मैं बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों पर ही रुक गया। फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, इतने बड़े अमीर बनते हो तो क्या अपने लाडले बेटे के लिए वाटरप्रूफ हेयर जेल भी नहीं खरीद सकते? मेरी बात सुनते ही गू जियांगजी और जोर जोर से रोने लगा। गू याओवान एक तरफ उसे दिलासा दे रहे थे और दूसरी तरफ ऊंची आवाज में ऐलान कर दिया, आज से तुम्हारी जेब खर्च पूरी तरह बंद। यही तुम्हारी सजा है। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा उनकी हर बात साफ साफ सुन रहा था। यह सब सुनकर मेरे मन में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। आखिर एक महीने की जेब खर्च सिर्फ कुछ हजार युआन ही तो थी, जबकि मैं अगर कोई एक गुप्त मिशन भी स्वीकार बदले मिलने वाली रकम सीधे करोड़ों में होती थी। अगली सुबह मैं अपनी हमर चलाते हुए पूरे रौब के साथ स्कूल पहुंचा। अभी मैंने गाड़ी पार्क ही की थी कि एक काली लग्जरी कार आकर मेरी गाड़ी के ठीक सामने अड़ गई। मैंने लंबी टांगें बाहर निकाली और बिना उसकी तरफ देखे सीधे आगे बढ़ने लगा। रुको! अचानक कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे सरकी। अंदर से एक लड़की की बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। मैंने हल्की झुंझलाहट के साथ उसकी तरफ देखा। वह थी जी याओजिंग। काले चश्मे, पूरी तरह काले कपड़े और चेहरे पर ऐसा ठंडा भाव कि मानो उसके आसपास का तापमान ही गिर गया हो। उसने बिना किसी भाव के कहा, अपनी गाड़ी अभी इसी वक्त हटाओ। मैं दूसरी बार नहीं कहूंगी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्यों हटाऊं? अगर कोई और होता तो शायद उसकी बात सुनते ही डर जाता, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं था। मैं भी देखना चाहता था कि वह मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मेरी बात सुनते ही जी याओजिंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि पूरे विक्ट्री अकादमी में कोई उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत करेगा। उसने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाया। फिर ठंडी आवाज में बोली, यह मेरी निजी पार्किंग है? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। कल ही मैंने इसका किराया भर दिया है। अब यह जगह मेरी है। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने बिना देर किए मोबाइल निकाला और सीधे वित्त विभाग में फोन मिला दिया। उधर फोन उठाने वाले कर्मचारी की आवाज कांप रही थी। वह घबराते हुए बोला, मैडम, माफ कीजिए, कल आपकी पार्किंग की अवधि खत्म हो गई थी। नए इंटर्न ने गलती से वह जगह किसी और को किराए पर दे दी। फोन कटते ही जी याओजिंग ने अपनी बर्फ जैसी ठंडी आंखों से मुझे घूरा। कुछ सेकंड बाद वह शांत स्वर में बोली, मैं तुम्हें 10 लाख युआन दूंगी। पार्किंग की यह जगह मुझे दे दो। जिस पार्किंग का सालाना किराया सिर्फ 2 लाख युआन था, उसके लिए उसने सीधे 5 गुना कीमत लगा दी। लेकिन मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने बस कार की चाबी उंगलियों पर घुमाई, सीटी बजाई और बेफिक्र होकर वहां से चलता बना। क्या मुझे कोई भिखारी समझ रखा है? आस आप गो अब्बास अबाके। अंग्रेजी की क्लास चल रही थी। मैं एक हाथ से अपना सिर टिकाए बोरियत में खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी क्लासरूम का पिछला दरवाजा खुला। टीचर गुस्से में डांटने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आने वाले को पहचाना, उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। जी याओजिंग, आओ आओ। उनका स्वागत इतना गर्मजोशी से हुआ कि पूरी क्लास की नजर एक साथ दरवाजे की तरफ घूम गई। सिर्फ मैं अपनी जगह पर बैठा रहा, मानो मुझे किसी से कोई मतलब ही ना हो। जी याओजिंग बिना भाव के अंदर आई। धड़ाम! उसने अपना बैग बेंच पर फेंका। तभी उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे बगल में बैठने की? उसकी आवाज सुनते ही पूरी क्लास का माहौल ठंडा पड़ गया। पीछे बैठे छात्र फुसफुसाने लगे, अब गया ये जी याओजिंग के पास बैठने की हिम्मत। आज इसकी खैर नहीं।
मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और हमारी नजरें एक दूसरे से टकराईं। अगले ही पल हम दोनों लगभग एक साथ बोल पड़े। तुम तुम इतनी एक जैसी प्रतिक्रिया देखकर जी याओजिंग का चेहरा और भी सख्त हो गया। वो मुझे घूरने लगी। उसे लग रहा था ये कि मैं जानबूझकर हर जगह उसके सामने आ जाता हूं। मैंने बस मुंह फेर लिया। उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। सच तो यह था कि मेरे लिए सीट बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका घमंडी रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या सच में उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी की है? अगर ऐसा है तो आज मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। वह ठंडी हंसी हंसी, फिर चेतावनी देते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हारे जैसे आशिकों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, सच में? अगर तुम्हें खूबसूरत लोग इतने ही पसंद हैं तो घर जाकर आईने में खुद को ही देख लिया करो। मेरी बात सुनते ही वह सचमुच गुस्से से भर गई। लेकिन जब हमारी नजरें दोबारा मिलीं, तो उसकी आंखों की गहराई में एक पल के लिए हैरानी की हल्की सी चमक उभरी। आखिर मेरे शांत ठंडे चेहरे और तारों की तरह चमकती गहरी आंखों का असर किसी पर भी पड़ सकता था। सामने बैठा चू गांगजिंग यह सब देखकर दंग रह गया। उसे पूरा यकीन था कि इस बार मेरी जबरदस्त पिटाई होने वाली है। वह तो घंटी बजते ही दौड़कर गू जियांगजी को यह खबर सुनाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी याओजिंग बिना एक शब्द बोले चुपचाप मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसने आगे कोई झगड़ा नहीं किया। असल में उसके शरीर के घाव अभी पूरी तरह भरे नहीं थे। आज वह सिर्फ लोगों की नजरें धोखा देने के लिए स्कूल आई थी, और जब भी वह मेरी आंखों में देखती उसे बार बार एक अजीब सी जानी पहचानी भावना महसूस होती, मानो वह मुझे कहीं पहले भी देख चुकी हो। चूंकि लड़ाई नहीं हो पाई। चू गांगजिंग के चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। वह बार बार चोरी छिपे पीछे मुड़कर जी याओजिंग की तरफ देख रहा था। जी याओजिंग ने तुरंत उसकी हरकत पकड़ ली। उसने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। सिर्फ एक नजर और एक सख्त आवाज, क्या देख रहे हो? चू गांगजिंग इतना डर गया कि फौरन सीधा होकर सामने देखने लगा। उसी समय टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। जी याओजिंग की मौजूदगी भर से पूरी क्लास का माहौल बदल गया। सारे छात्र एकदम सीधे होकर बैठ गए। कोई जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहां तक कि मंच पर खड़े टीचर भी हल्का सा कांप गए। आखिरकार घंटी बजी। छुट्टी होते ही मैं और जी याओजिंग बिना कुछ कहे एक साथ अपनी अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो गए। हमारी ये अजीब सी एक जैसी हरकत देखकर पूरी क्लास फिर से फुसफुसाने लगी। यकीन नहीं होता, जी याओजिंग सच में उसे अपने बगल में बैठने दे रही है। अगर कोई और होता तो अब तक क्लास से बाहर फेंक दिया जाता। तभी क्लास का पिछला दरवाजा खुला। शी पेंजी आराम से मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसने पहली बेंच पर बैठे एक लड़के से कहा, जरा सीट दोगे? बेचारा लड़का इतना डर गया कि लगभग गिरते पड़ते अपनी सीट खाली कर गया। शी पेंजी बड़ी शालीनता से वहां बैठ गया। फिर उसने अपनी पतली उंगली बढ़ाई और धीरे से जी याओजिंग के कंधे को छू दिया। पूरे स्कूल में सिर्फ वही 4 लोग थे जो जी याओजिंग के सोते समय भी उसे छूने की हिम्मत रखते थे। जी याओजिंग ने नाराज होकर सिर उठाया। शी पेंजी मुस्कुराते हुए बोला, तो बताओ, तुम्हारा नया क्लासमेट कैसा लगा? जी याओजिंग का चेहरा पहले की तरह बर्फ जितना ठंडा था। बिना किसी भाव के उसने सिर्फ और 2 शब्द कहे, बहुत उबाऊ। शी पेंजरी ने अपनी ठोड़ी हथेली पर टिकाई, फिर मुस्कुराते हुए मुझे सिर से पांव तक देखने लगा। लेकिन तुम्हारा यह नया क्लासमेट तो काफी हैंडसम है, क्यों ना तुम इसे मेरे साथ बदल लो? जी याओजिंग ने बिना उसकी तरफ देखे सपाट आवाज में कहा, ले जाना है तो ले जाओ। उसके चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया, लेकिन शी पेंजी ने अफसोस भरी सांस छोड़ी। अरे, अगर मैं पहली क्लास छोड़कर 5वीं क्लास में चला गया तो घर पहुंचते ही बूढ़ा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन दोनों की बातें सुन सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। मैंने झुंझलाकर सिर उठाया और जेब से तरबूज फ्लेवर वाली बब्बलगम निकालकर मुंह में डाल दी। जैसे ही मीठी खुशबू फैली, शी पेंजी ने अचानक मुझे आंख मारी, फिर मुस्कुराते हुए बोला, एक बबलगम मुझे भी दोगे? चाहे तुमने पहले चबाई हुई ही क्यों ना हो, मुझे कोई एतराज नहीं। यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर में घिन दौड़ गई। लेकिन अगले ही पल मैं और जी याओजिंग लगभग एक साथ बोल पड़े, घिन आती है
हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे एक साथ वापस डेस्क पर सिर रखकर लेट गए। पीछे शी पेंजी अकेला खड़ा रह गया। शायद जिंदगी में पहली बार उसका आकर्षण किसी पर काम नहीं आया था। पूरा दिन मैं और जी याओजिंग ने एक दूसरे से एक शब्द तक नहीं कहा। आखिरकार छुट्टी की घंटी बजी। हम दोनों लगभग एक साथ अपनी सीट से उठे और बिना पीछे देखे क्लास से बाहर निकल गए, मानो एक सेकंड भी ज्यादा साथ रहना मुश्किल हो। पीछे से कुछ छात्र फिर फुसफुसाने लगे, देखा उसे, कितना बेशर्म है, जानबूझकर जी याओजिंग के पीछे घूमता रहता है, ये काले कपड़े भी उसी की नकल करके पहनता है। मैंने उनकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, सीधे अपनी हमर में बैठ गया। तभी मेरा मोबाइल लगातार वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमका, शाओली। उसका मैसेज छोटा था लेकिन बेहद जरूरी। मैंने तुरंत सिर्फ 6 शब्दों में जवाब दिया, आमने सामने बात करेंगे, विला पहुंचो। मैसेज भेजते ही मैंने एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। इंजन की गरज के साथ मेरी हमर सीधी मेरे गुप्त अड्डे की तरफ दौड़ पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो श्याओली पहले से ही आराम से बैठा था, एक पैर दूसरे पर चढ़ाए, हाथ में कॉफी का कप लिए। दिन में 6 कप ब्लैक कॉफी पीना उसके तेज दिमाग का सबसे बड़ा राजस था। मुझे देखते ही वह खुशी से उछल पड़ा। बॉस, आप आ गए, इतना कहकर वह दौड़ते हुए मुझे गले लगाने आया। मैंने बिना घबराए बस एक उंगली उसके माथे पर रख दी। वह चाहे जितनी कोशिश करता रहा, मेरे पास एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। मैंने बेरहमी से अपनी उंगली उसके माथे पर और जोर से टिकाई और उसे दूर धकेल दिया। शाओली बस सिर खुजाते हुए बेवकूफों की तरह हंसने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि मुझे किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वह हमेशा जानबूझकर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेता रहता था। कुछ पल बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मेरे सामने एक गोपनीय फाइल रखी। बॉस, फेंगशू संगठन के अंदर बड़ा बवाल मच गया है। उनका एक ऊंचे पद का अधिकारी अपने ही लीडर से गद्दारी कर बैठा। उसने तो लीडर को मारने की भी कोशिश की थी। अब पूरा फेंगशू उसका शिकार कर रहा है। वह गद्दार हर तरफ से घिर चुका है। अब वह हमारे डार्क हेवन में शरण लेना चाहता है। बदले में वह फेंगशू की ढेर सारी गुप्त जानकारी हमें सौंप देगा। श्याओली की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसे लग रहा था कि दुश्मन को बुरी तरह कमजोर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बिना जरा सा भी सोचे ठंडी आवाज में सिर्फ 4 शब्द कहे, उसे पकड़ो और वापस फेंगशू भेज दो। श्याओली वहीं का वहीं जम गया। वह हकलाते हुए बोला, बॉस, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। जो अपने संगठन से गद्दारी कर सकता है वह कल हमारे साथ भी वही करेगा। ऐसे सांप को अपने घर लाना खुद मुसीबत बुलाने जैसा है। और मुझे फेंगशू से लड़ने के लिए ऐसी घटिया चालों की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनते ही श्याओली की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। वह जोश में चिल्लाया, बॉस, आप तो सच में मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। इतना कहकर वह फिर से मुझे गले लगाने दौड़ा, लेकिन मैं एक कदम बगल हट गया। धप, वह सीधे खाली जगह पर लड़खड़ा गया। श्याओली उदास चेहरा बनाकर खड़ा रह गया। बॉस, आप मुझे इतना नापसंद क्यों करते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूं, तुम अपना काम ठीक से करना। अगली बार यूरोप गया तो तुम्हारी पसंदीदा कॉफी जरूर लाऊंगा। यह सुनते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह उछलते हुए बोला, बॉस सबसे बेस्ट हैं। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर मुड़कर अकेला ही विला के बगीचे की तरफ निकल गया। इस इलाके में बहुत कम लोग रहते थे, चारों तरफ शांति थी। यही वजह थी कि मैंने अपना गुप्त अड्डा यहीं बनाया था। मैं आराम से टहलता हुआ गुलाबों की क्यारी के पास से गुजर रहा था। तभी पीछे से हवा को चीरती हुई बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी। मेरी आंखें तुरंत तेज हो गईं। मैं बिजली की रफ्तार से पलटा और सामने देखा एक मुखौटा पहने रहस्यमयी महिला पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी थी। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें उस नकाबपोश लड़की पर पड़ रही थीं। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आभा में एक अजीब सी नरमी घुल गई थी। इस वक्त मैं और वह दोनों ने अपनी असली शक्ल छिपा रखी थी, इसलिए हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाया। मैंने तुरंत सतर्क होकर उसकी तरफ देखा। ठंडी आवाज में पूछा, तुम? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैंने पहले ही कहा था, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी।
मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर सामने पूरी तरह खिले हुए लाल गुलाब को देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने पहली बार खुद अपना कोड नेम बताया। मेरा नाम येशी है। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, चियाओ। न जाने क्यों मैं जैसा हमेशा अकेला रहने वाला इंसान उस नकाबपोश लड़की से अचानक पूछ बैठा, तुम कुछ उदास लग रही हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ बढ़ाकर उस गुलाब को छू लिया। अगले ही पल चुभ, कांटा उसकी उंगली में गहराई तक धंस गया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और उंगली को हल्के से होंठों में दबा लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए झुंझलाहट चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पर बेहद नाराज हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने हल्की झुंझलाहट से कहा, बस एक बेहद परेशान करने वाला इंसान याद आ गया। उसे क्या पता, जिस इंसान को वह कोस रही थी वह उसी के सामने खड़ा था। मैंने शांत स्वर में कहा, हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारी भावनाएं होती हैं। अगर कोई इतना ही नापसंद है तो उसे जिंदा छोड़ने की क्या जरूरत, सीधे खत्म कर दो। इतना कहकर मैंने वही गुलाब तोड़ लिया जिसके कांटे ने उसकी उंगली घायल की थी। मेरी उंगलियां बिजली की तरह चलीं। कुछ ही सेकंड में मैंने उसके सारे कांटे निकाल दिए, फिर वह गुलाब उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन वह अचानक एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। वह मेरी तरफ से देखते हुए बोली, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि तुम आगे से मेरा पीछा करना बंद कर दो, वरना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी कलाई हल्के से घूमी। स्वीश! एक चमकती हुई धार हवा को चीरती हुई निकली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिला। अगले ही पल मेरे हाथ में पकड़े गुलाब का बीच वाला हिस्सा धड़ाम फटकर बिखर गया। लाल पंखुड़ियां हवा में उड़ती हुई चारों तरफ जमीन पर बिखर गईं। मैंने नीचे नजर डाली। जमीन पर पड़ा हुआ छिपा हुआ हथियार दरअसल सिर्फ एक साधारण बटन था। मैं चुपचाप उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर वह बटन उठाया और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज चौ जियांग्यू का था। बॉस, हमने उस गद्दार को सुरक्षित फेंगशू तक पहुंचा दिया है। मेरी आंखों में हल्की चमक आई। मैंने छोटा सा जवाब भेजा, मैं अभी लौट रहा हूं। इसके बाद मैं तुरंत कार में बैठा और सीधे गू परिवार की हवेली की ओर निकल पड़ा। मुझे लगा इस बार मैं गू जियांगजी से पहले घर पहुंच गया हूं। अब वह बूढ़ा मुझे ताना नहीं मार पाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, गू यावान की गूंजती हुई डांट पूरे हॉल में फैल गई। जरा जियांगजी को देखो, पढ़ाई के साथ साथ कितनी गतिविधियों में हिस्सा लेता है, कितनी ट्रॉफियां जीत चुका है। आज भी नए छात्रों के स्वागत समारोह की तैयारी में लगा हुआ है, और तुम दिन भर बस आवारा घूमते रहते हो। मैंने उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरा स्वागत करे। मेरी बात सुनते ही गू यावान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसी बदतमीजी है? वह झपट कर आया और मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया। उसी पल मेरे भीतर का हत्यारा लगभग जाग उठा। अगर मैं बस हल्का सा कंधा हिला देता तो उसकी पूरी बांह उसी समय उखड़ जाती, लेकिन मैंने अपनी उस प्रवृत्ति को जबरदस्ती दबा दिया। अभी अपनी असली पहचान उजागर करने का समय नहीं था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। मेरी ठंडी नजर मानो मौत का फरिश्ता सामने खड़ा हो। गू यौवान का पूरा शरीर अनायास कांप उठा। वह डरकर एक कदम पीछे हट गया, फिर अपनी घबराहट छिपाने के लिए सूखी सी खांसी खांसने लगा। कुछ पल बाद उसने खुद को संभालते हुए कहा, फू परिवार की बेटी, फू फेकाई। वह भी इस साल विक्ट्री अकादमी में दाखिल हुई है। वे अभी पहले साल में है और उम्र भी तुम्हारी ही बराबर है। वो परिवार की तरफ से रिश्ते की बात चलाने का इशारा मिल चुका है, इसलिए जरा सीधी तरह रहना। अगर यह रिश्ता बिगाड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर उसने मुझे सिर से पांव तक घूरा। चेहरे पर साफ नफरत थी। जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम में जरा भी जोश या रौनक दिखाई नहीं देती। तुम्हें जन्म देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्म है। गू यौवान गुस्से से गरज उठा। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। फिर, अगर रिश्ता इतना ही अच्छा है तो अपने लाडले गू जियांगजी की शादी क्यों नहीं करा देते?
वह गुस्से में थप्पड़ मारने दौड़ा, लेकिन मेरी ठंडी नजर पड़ते ही उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मैंने तंज कसते हुए कहा, वैसे स्कूल में सब कहते हैं कि मैं इस घर का असली बेटा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ हूं। गू जियांगजी एक पल के लिए घबरा गया, फिर तुरंत आंसू निकालकर बोला, भैया, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं कल पूरे स्कूल के सामने सच बता दूंगा कि गलती से बदला गया बच्चा मैं हूं। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि बेचारा वही सबसे ज्यादा दुखी है। गु यावान तुरंत उसे रोकते हुए बोला, जियांग जी, ऐसी बातें मत करो। अगर लोगों को पता चला तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाई। जरा अपनी हालत देखो, कोई नहीं मानेगा कि तुम मेरे बेटे हो। मेरी बात मानो, वरना इस घर से निकाल दूंगा। मैं आराम से बबलगम चबाता रहा और बस आंखें घुमा दी। फिर उसकी तरफ देखकर एक बड़ा सा आंखें घुमाकर इशारा किया। क्या उसे सच में लगता है कि मुझे उसका बेटा बनने का कोई शौक है? मैं तो बस फिलहाल रहने के लिए इस घर को अस्थायी ठिकाने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही मुझे अपनी असली मां की मौत की सच्चाई भी पता लगानी थी। और उससे भी ज्यादा अहम बात, मुझे पूरा शक था कि बचपन में बच्चों के बदल जाने की यह घटना कोई हादसा नहीं थी। आखिर वह किसका पक्ष लेता है, इससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उस रात ठीक 10 बजे भी बगल वाले कमरे में गु जियांगजेजी गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी कौए जैसी बेसुरी आवाज मेरे कानों का चैन छीन रही थी। वह किसी ट्रेनिंग क्लास के शिक्षक के पास सीख चुका था और स्लिटन म्यूजिक एकेडमी से स्नातक भी था। लेकिन उसे क्या पता, मैं 3 साल पहले ही स्लिटन का आजीवन प्रोफेसर बन चुका था। आज उस स्कूल में पढ़ाई जाने वाली कई पाठ्य पुस्तकें मेरी ही लिखी हुई हैं। उसकी यह फटी हुई आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर मेरे कानों को प्रदूषित कर रहा हो। उसी समय श्याओ ली का संदेश आ गया। बॉस, आज रात फेंगमिन रेसिडेंस में बड़ा मजा आने वाला है, चलेंगे क्या? फेंगमिन रेसिडेंस राजधानी का सबसे बड़ा कच्चे रत्नों और दुर्लभ वस्तुओं का व्यापारिक बाजार था। सुना था कि आज रात वहां बेहद दुर्लभ और उच्चतम स्तर का माल पहुंचा है। मैंने मन ही मन सोचा, वैसे भी खाली ही हूं, यहां बैठकर यह शोर सुनने से तो बेहतर है कि वहां चला जाऊं। मैंने तुरंत अपने कपड़े बदले, फिर खिड़की से छलांग लगाई और एक जंगली बिल्ली की तरह फुर्ती से रात के अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही मैं फेंगमिनिंग रेसिडेंस पहुंचा, श्याओ ली दौड़ता हुआ मेरे पीछे आ गया। बॉस, सुना है आज रात के कच्चे रत्न बेहद दुर्लभ हैं। क्या आप अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे? शुरुआत में मैंने डार्क स्काई स्टोन संगठन की कमान भी रत्नों की बाजी लगाकर जीते गए अपने पहले बड़े धन से ही संभाली थी। उसी पहली कमाई ने संगठन को आज की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर सच में अच्छा माल है तो कोशिश की जा सकती है। यह कहते हुए मैंने प्रवेश द्वार पर रखे एक साधारण से दिखने वाले छोटे पत्थर को यूं ही उठा लिया। ऐसे पत्थर बहुत सस्ते होते हैं, आमतौर पर इनमें कुछ खास नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही मैंने उसे 2 बार हाथ में उछाला, एक चिपचिपी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी। हैंडसम, आपको यह पत्थर पसंद आया क्या? चाहें तो मैं इसे खरीदकर आपको तोहफे में दे दूं। उसकी आवाज सुनते ही मुझे घिन सी महसूस हुई। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। तभी श्याओली ने धीरे से मेरे कान में कहा, बॉस, यही वू फईचाई है। तो ये वही गुयाओवान था जिससे मेरा विवाह कराने की बात चल रही थी। मैंने उस पर एक नजर डाली। वह इतना मोटा था कि उसकी आंखें सिकुड़कर बस एक पतली सी लकीर बन गई थीं। उसके चेहरे पर इतने बड़े बड़े दाग थे कि वे उसकी आंखों से भी ज्यादा ध्यान खींच रहे थे। ऊपर से उसकी अक्ल का हाल भी कुछ खास नहीं था। मेरी ही उम्र का होने के बावजूद वह अभी तक कॉलेज के पहले साल में था। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सीधे अपने हाथ का पत्थर कर्मचारियों को थमा दिया और ठंडे स्वर में सिर्फ एक शब्द कहा, घिसो। कर्मचारी वहीं का वहीं सन्न रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। दरवाजे पर पड़े इस बेकार पत्थर को काटने पर भी कुछ निकले, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और यह उसे घिसने के लिए कह रहा था। क्या यह जानबूझकर मजाक कर रहा है? आखिर घिसाई केवल उन दुर्लभ और सर्वोत्तम कच्चे पत्थरों की जाती है जिनके अंदर पूरा का पूरा जेड भरा होता है और बाहर केवल एक पतली सी परत होती है, ताकि अंदर का बहुमूल्य जेड जरा भी क्षतिग्रस्त न हो। लेकिन मैं पहले ही पैसे चुका चुका था, इसलिए कर्मचारी मजबूरी में काम करने लगा। जैसे ही उसने 2 बार पत्थर घिसा, वह अचानक जोर से चिल्ला उठा, आह! पत्थर के अंदर पूरा का पूरा उच्चतम गुणवत्ता वाला जेड भरा हुआ था। मैंने जिस बेकार से पत्थर को केवल 1 लाख में खरीदा था, उसके अंदर से निकला जेड कम से कम 20 लाख का था। एक ही पल में वू फेकाई की आंखें चमक उठीं। वह मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे किसी भूखे भेड़िए को सबसे मोटा और रसीला शिकार दिखाई दे गया हो। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वू फेकाई की छोटी छोटी आंखें एक बार घूमी, फिर वह मुस्कुराकर बोला, हैंडसम, अंदर चलकर थोड़ा घूमना चाहेंगे? आज रात आपको जो भी पत्थर पसंद आएगा, इसका पैसा मैं दूंगा। यह कहते हुए उसने बगल में खड़े आदमी से धीमी आवाज में कहा,
जाओ, इसमें दवा मिलाकर एक गिलास पानी तैयार करो। पहले मुझे इस्तेमाल करके पैसे कमाना, फिर मुझे अपने कब्जे में करना। उसे पैसे भी चाहिए थे और आदमी भी। उसकी चालाकी की गणना तो कमाल की थी, लेकिन अफसोस, उसे यह नहीं पता था कि मेरी सुनने की शक्ति असाधारण है। उसकी हर फुसफुसाहट और हर साजिश मैं साफ साफ सुन चुका था। मैं बिना कुछ कहे अंदर की ओर बढ़ गया। वूफे काए भी फौरन मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। मैं जिस भी पत्थर को थोड़ा ज्यादा देर तक देखता या हाथ लगाकर परखता, वह बिना सोचे समझे उसे तुरंत खरीद लेता। नतीजा यह हुआ कि उसने एक ही झटके में 60 लाख खर्च कर दिए, लेकिन उनमें से निकली चीजों की कुल कीमत 20 लाख भी नहीं थी। वो फेकाए वहीं पर बुरी तरह भड़क उठा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ खेल रहे हो? मैंने बस उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, जब पैसे नहीं हैं तो पत्थरों की बाजी खेलने क्यों आए हो? वह मेरी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। मेरे पास पैसे नहीं, मैं वो परिवार की बेटी हूं। मेरे पास पैसे नहीं होंगे। जब उसने देखा कि मैं जाने वाला हूं तो वह फिर से जल्दी जल्दी मेरे पास आ गया। दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए बोला, हैंडसम, बड़ी बहन तो बस तुम्हें खुश करने के लिए पैसे खर्च कर रही है। नाराज मत हो, पहले ये पानी पी लो। मैंने दवा मिला हुआ वह गिलास हाथ में ले लिया, लेकिन उसे पिया नहीं। मेरी नजर 5 लाख कीमत वाले एक कच्चे पत्थर पर टिक गई। आज रात वो फेकाए पहले ही बहुत बड़ा घाटा खा चुका था। अब वह और पैसे लगाने के मूड में नहीं था। उसकी बस यही जल्दी थी कि किसी तरह मुझे अपने जाल में फंसा ले। मैंने सीधे 50 लाख का भुगतान किया और कर्मचारी से कहा, इसे यहां से घिसो। मैंने जिस जगह इशारा किया था, कर्मचारी ने वहीं से कुछ बार घिसाई की। अगले ही पल एक तेज हरी चमक फूट पड़ी। उसके अंदर से बेहतरीन गुणवत्ता का पन्ना निकला। अगर यह पूरा का पूरा पन्ना निकला तो इसकी कीमत निश्चित रूप से 5 करोड़ से भी ज्यादा होगी। वूफेकाई को उसी पल अपनी गलती पर ऐसा पछतावा हुआ कि मानो उसकी आंतें तक हरी हो गई हों। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने यह पत्थर पहले ही क्यों नहीं खरीद लिया। मैं इसे लेता हूं, मुझे दे दो। वह घबराहट में पागलों की तरह अपनी बैंक कार्ड निकालने लगा। कार्ड स्वाइप करो, ये पत्थर मैं खरीदता हूं, इसे अच्छी तरह घिसना। भुगतान करने के बाद उसने फिर वही पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ाया। छोटे, जल्दी पी लो, बड़ी बहन अभी खूब पैसा कमाएगी, फिर तुम्हें मौज कराऊंगी। उसे पूरा विश्वास था कि यह सौदा उसके लिए तयशुदा मुनाफा है। 50 लाख का पत्थर पल भर में 5 करोड़ का हो जाएगा। जैसे ही उसका पूरा ध्यान उस कच्चे पत्थर पर गया, मैंने पानी पीने का नाटक किया और उस दवा मिले पानी का आधे से ज्यादा हिस्सा चुपचाप नीचे गिरा दिया। अगले ही पल किसी की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, धत्तेरे की। उस पत्थर में केवल वही छोटा सा हिस्सा पन्ना था जिस जगह मैंने घिसने के लिए कहा था। बाकी पूरा पत्थर बेकार निकला। इतना भी नहीं निकला कि उससे एक कंगन बनाया जा सके। उसके लगाए हुए 50 लाख पूरी तरह डूब गए। वूफेकाई को उसी क्षण समझ आ गया कि मैंने यह सब जानबूझकर किया था। उसने दांत भींचकर मेरी ओर देखा और गुस्से से मेरी तरफ झपटा, मानो मुझे साथ लेकर ही मर जाएगा। लेकिन मैंने बस हल्का सा सिर टेढ़ा किया, आंखें झपकाईं और बचा हुआ आधा गिलास उसके हाथ में थमा दिया। दीदी, इतना गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, मन शांत हो जाएगा। वो फेचाए गुस्से से बुरी तरह प्यासा हो चुका था। उसने बिना एक पल सोचे गिलास पकड़ लिया और 2 बड़े घूंट में पानी पी गया। जैसे ही पानी उसके गले से नीचे उतरा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपते हुए उंगली मेरी ओर उठाई। फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह 2 बार लड़खड़ाया और सीधा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वहां मौजूद कर्मचारी घबरा गए। अरे, क्या यह आपका दोस्त है? मैंने कंधे उचकाकर कहा, नहीं जानता, शायद बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से बेहोश हो गया होगा। अब आप लोग ही संभालिए। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। श्याओली मेरे पीछे पीछे उछलता कूदता चला आ रहा था। जाते जाते उसने उस गिरे हुए मोटे शरीर की तरफ मुड़कर मजाक में जीभ निकाल दी। मुझे लगा था कि यह झंझट खत्म हो गई है और अब आराम से घर जाकर सो सकूंगा। लेकिन तभी मंच पर एक आदमी आया और ऊंची आवाज में घोषणा की, आज रात नीलामी में बेहतरीन गुणवत्ता वाले कच्चे पत्थरों की एक खेप पेश की जाएगी। यह सुनते ही मेरी दिलचस्पी जाग उठी। मैं श्याओली के साथ बैठ गया और तमाशा देखने लगा। शुरुआत में पेश किए गए कुछ पत्थर सचमुच अच्छी गुणवत्ता के थे, लेकिन मुझे उन सभी पत्थरों की गुणवत्ता बस साधारण ही लगी, इसलिए मैंने कोई बोली नहीं लगाई। आखिर यहां नीलामी में आने वाले लोग सभी अनुभवी खिलाड़ी थे। हर पत्थर की कीमत पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। मैं देखते देखते ऊब गया और जम्हाई लेने ही वाला था कि श्याओली ने अचानक धीरे से मुझे कोहनी मारी और इशारे से मंच की ओर देखने को कहा। मैंने सिर उठाकर देखा। वहां मेरे ही सहपाठी जी याओजिंग और शी पेंजी खड़े थे। तभी मुझे पता चला कि जी याओजिंग को भी कच्चे पत्थरों की पहचान और उन पर दांव लगाने की अच्छी समझ थी।
जबकि शी पेंजी तो बस तमाशा देखने के लिए उसे अपने साथ खींच लाई थी। हालांकि मैंने अपना रूप बदल रखा था, इसलिए मुझे जरा भी चिंता नहीं थी कि वे मुझे पहचान लेंगे। मैंने फिर से अपनी नजर मंच पर डाल दी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर एक खास पत्थर पर पड़ी, मेरी आंखें हैरानी से पूरी की पूरी फैल गईं। मंच पर रखा हुआ कच्चा पत्थर देखने में बिल्कुल साधारण था। उस पर बोली लगाने वाले भी गिने चुने लोग ही थे, लेकिन मैं एक ही नजर में समझ गया कि उस 4 सेंटीमीटर मोटी बाहरी परत के अंदर पूरा का पूरा दुर्लभ शाही पन्ना छिपा हुआ है। अगर उसे पूरी तरह निकाल लिया जाए तो उसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ होगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बोली अभी तक 1 करोड़ भी नहीं पहुंची थी। मैंने तुरंत श्याओ ली को इशारा किया। 1 करोड़! उस पत्थर की बोली काफी देर से लगभग 80 लाख के आसपास ही अटकी हुई थी। जैसे ही मैंने सीधे 1 करोड़ की बोली लगाई, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। यह पागल हो गया है क्या? इतने बेकार पत्थर के लिए सीधे 1 करोड़? लगता है घर का पैसा उड़ाने निकला कोई बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है। चारों ओर ऐसी फुसफुसाहटें होने लगीं, लेकिन मुझे उनकी बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार। जैसे ही संचालक हथौड़ा गिराने वाला था, एक ठंडी और शांत आवाज गूंजी। 1.5 करोड़। पूरा हॉल एक साथ हैरानी से सांस खींच बैठा। कौन है ये? एक ही बार में 50 लाख बढ़ा दिए। मैंने आवाज की दिशा में देखा। जैसा मैंने सोचा था वह जी याओजिंग ही था। उसने भी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई विशेष भाव नहीं था। साफ था कि उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने मन ही मन सोचा वह जानबूझकर मेरा विरोध नहीं कर रहा। उसने भी इस पत्थर की असली कीमत पहचान ली है। दिलचस्प। आखिरकार मुझे अपने बराबरी का प्रतिद्वंद्वी मिल ही गया। मैंने फिर श्याओली को इशारा किया। 2 करोड़। जी याओजिंग ने बिना एक पल घुमाए तुरंत जवाब दिया। 3 करोड़। मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। जो चीज हमारे लिए अनमोल खजाना थी, वही उनके लिए सिर्फ एक बेकार पत्थर थी। पलक झपकते ही हमारी बोली उस पत्थर की कीमत बढ़ाकर 8 करोड़ तक पहुंचा चुकी थी। जब कीमत 8 करोड़ पर पहुंची, तो इस बार जी याओजिंग साफ तौर पर झिझक गया। उसने केवल 50 लाख और बढ़ाए। लगता था उसने भी हिसाब लगा लिया था कि इस शाही पन्ने की असली कीमत लगभग 10 करोड़ ही है। इससे ज्यादा देना घाटे का सौदा होगा। आखिर में मैंने श्याओ ली को इशारा किया। 9 करोड़ 70 लाख। 9 करोड़ 70 लाख पहली बार। 9 करोड़ 70 लाख दूसरी बार। हथौड़ा गिरने ही वाला था। जियाओजिंग अब भी दुविधा में था। लेकिन ठीक उसी आखिरी पल एक आलसी सी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। 11 करोड़। यह आवाज न मेरी थी न जियाओजिंग की। मैंने तुरंत उधर देखा। बोली लगाने वाली जियाओजिंग के बगल में बैठी शी पेंजी थी। वह आराम से पैर पर पैर चढ़ाए बैठी थी और लापरवाही से अपना नंबर उठाए हुए थी, मानो वह पैसे नहीं, सिर्फ कागज खर्च कर रही हो। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे खुशी मिलती है। शी पेंजी ने भौं उठाकर जी याओजिंग की ओर देखा, जिसकी नजरें उसे वहीं मार डालने को तैयार थीं। 11 करोड़। बिक गया। संचालक खुशी से झूम उठा और जोर से हथौड़ा बजा दिया। जी याओजिंग का काला पड़ चुका चेहरा देखकर मेरी हंसी लगभग छूट ही गई। ची पेंजी ने पूरे 11 करोड़ खर्च करके ऐसी चीज खरीदी थी जिसकी कीमत सिर्फ 10 करोड़ थी। यानी उसने निवेश नहीं, सीधे सीधे घाटा खरीद लिया था। थोड़ी ही देर में उस शाही पन्ने की घिसाई पूरी हुई। जैसे ही पूरा पन्ना सबके सामने आया, पूरे हॉल में हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। लोग एक एक करके शी पेंजी की तारीफ करने लगे। मिस शी, आपकी नजर तो कमाल की है। शी पेंजी गर्व से सिर उठाकर सबकी तारीफें स्वीकार करने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, कोई क्या करे, इतनी खूबसूरत शक्ल लेकर पैदा हुई हूं तो नजर भी अच्छी होना ही था। उसके बगल में बैठा जी याओजिंग ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल उसे एक मुक्का मार देगा। मैंने उस शाही पन्ने को आखिरी बार देखा। मन पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। मैं श्याओ ली को साथ लेकर वहां से निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर कदम बढ़ाया, मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरी पीठ पर किसी की पैनी नजर टिकी हुई है। मैंने बिना मुड़े ही अंदाजा लगा लिया कि जी याओजिंग मेरी पीठ को गौर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे मैं कहीं देखा देखा सा लग रहा हूं, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं घर लौटा तब तक गुंगो जियांगजी सो चुका था। आखिरकार मैं उसकी कौए जैसी बेसुरी आवाज से बच गया। मैंने आराम से नहाया और सो गया। अगली सुबह हमेशा की तरह मैं अपनी गाड़ी चलाकर स्कूल पहुंचा, लेकिन पार्किंग में पहुंचते ही देखा कि जी याओजिंग की बुगाटी मेरी गाड़ी के ठीक बगल वाले स्थान पर खड़ी थी। वाह! लगता है उसने सीधे पैसे देकर वही पार्किंग स्थान खरीद लिया था। जब मैं कक्षा में पहुंचा, जी याओजिंग पहले से अपनी सीट पर बैठा हुआ था।
कक्षा के सारे लड़के उसकी तरफ ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। यहाँ तक कि चू गंगजिंग भी पहले उसी को देखकर मोहित हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसने तुरंत आंखें घुमाकर तिरस्कार से मेरी तरफ देखा। मंच पर खड़े रसायन विज्ञान के शिक्षक जाओ हुंजी ने जोर से 2 बार खांसा। फिर उन्होंने मेज पर जोर से हाथ पटका। बस अब शांति। उन्होंने सख्त चेहरे के साथ सीधे मुझे निशाना बनाया। कक्षा शुरू होने वाली है। गुजयान, तुम पीछे जाकर खड़े खड़े पढ़ाई सुनो। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मैंने शांत स्वर में पूछा, क्यों? जाओ हुंजी की आंखें फैल गईं। तुम देर से आए हो फिर भी पूछ रहे हो क्यों? गांव से आए देहाती लड़के को क्या अपने शिक्षकों का सम्मान करना भी नहीं आता? मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। तो असली बात यह थी, कल रात उसने जरूर चू गंगजिंग और गु जांगजी के साथ मिलकर योजना बनाई होगी। गु जियांगजी ने जानबूझकर सुबह मेरे कमरे का ताला खराब किया था ताकि मैं देर से पहुंचूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैंने वह ताला आसानी से खोल लिया। फिर भी जाओ हुंजी हार मानने को तैयार नहीं था। वह हर हाल में अपनी योजना के अनुसार मुझे परेशान करना चाहता था। यह आदमी तो बस एक बार हमारे घर गया था और तभी से हमारे परिवार की दौलत पर उसकी नजर टिक गई थी। वह गुरु जियांगजी का सौतेला बाप बनने के सपने देख रहा था, इसलिए हर समय उसकी खुशामद करता फिरता था। मैंने बिना झिझक उसकी बात काट दी। देर से आया हूं? कक्षा 8 बजे शुरू होती है और मैं 7:59 पर कक्षा में दाखिल हुआ हूं। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं देर से आया हूं? जब तुम अपनी सीट पर बैठे तब तक 8:01 हो चुका था। देहाती तो आखिर देहाती ही रहेगा, उसे समय की भी समझ नहीं है। मुझे अब भी अपनी जगह से न हिलता देखकर जाओ हुंजी और भी भड़क गया। गुजयान, क्या तुम बहरे हो गए हो? अगर तुम पीछे जाकर खड़े नहीं हुए तो मैं पढ़ाना ही शुरू नहीं करूंगा। तुम हर छात्र का एक एक मिनट बर्बाद कर रहे हो। कुल मिलाकर यह 20 मिनट से भी ज्यादा होता है। तुम सबका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। तभी चू गांगजिंग भी तुरंत उसका साथ देने लगी। बिल्कुल गुजयान, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो कम से कम हमारा समय तो बर्बाद मत करो। जी याओजिंग के साथ मुझे एक ही बेंच पर बैठा देखकर जलने वाले कुछ लड़के भी तुरंत उसका समर्थन करने लगे। जो हुंजी ने देखा कि मैं अब भी बिल्कुल शांत खड़ा हूं, तो उसने सीधे मुझे धमकाना शुरू कर दिया। गुजयान, स्लिटन एकेडमी कोई गांव का घटिया स्कूल नहीं है। यहां नियम कानून चलते हैं। अगर तुमने स्कूल के नियमों का पालन नहीं किया तो मैं सीधे प्रिंसिपल से कहकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। मैंने धीरे से पलकें उठाईं और ठंडी हंसी हंस दी। स्कूल के नियम? मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा। स्कूल नियमावली, अध्याय 3, अनुच्छेद 5। सभी छात्रों को कक्षा की घंटी बजने से पहले कक्षा में प्रवेश करना अनिवार्य है। सुबह की पहली कक्षा 8 बजे शुरू होती है। मैं 7:59 पर कक्षा में दाखिल हुआ था। घंटी 8:01 पर बजी और मैं 8:05 पर अपनी सीट पर बैठा। अब बताइए सर, मैंने स्कूल का कौन सा नियम तोड़ा है? मुझे ऐसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें क्या पता, मेरी याददाश्त असाधारण थी। स्कूल के नियमों का एक एक शब्द मुझे कंठस्थ था। जाओ हुंजी ने गुस्से में मंच को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे स्कूल की पूरी नियमावली याद होगी। वह गुस्से से कांपते हुए बोला, ठीक है गुजयान, ज्यादा खुश मत हो। जल्द ही मासिक परीक्षा होने वाली है। अगर तुमने पूरी कक्षा का परिणाम खराब किया तो मैं फिर भी तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूंगा। काफी देर तक ताने मारने के बाद उसने मजबूरी में पढ़ाना शुरू किया। मैंने एक हाथ से अपना सिर टिकाया और ऊब कर बैठा रहा। आखिर जब मैं 10 साल का था तभी अपने दम पर विस्फोटक तैयार करना सीख चुका था। किताब में लिखे ये सारे रसायन विज्ञान के प्रयोग तो मुझे कब के जुबानी याद थे। क्या अब भी तुम्हें मेरी पढ़ाई की जरूरत है? कक्षा खत्म होने के बाद मैंने देखा कि जाओ हुंजी मुझे घूरकर आंखें तरेड़ता हुआ अपने चमड़े के जूते खटखटाते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही चू गांगजिंग ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, वाह, लगता है कुछ लोग बहुत जल्द हमारी कक्षा से बाहर फेंक दिए जाएंगे। आखिरकार हवा भी साफन हो जाएगी। उसी समय हमारी क्लास टीचर जू कॉन्गमिनंग अंदर आईं। सब लोग शांत हो जाओ। मुझे साफ महसूस हुआ कि उनकी नजर कुछ पल के लिए मुझ पर ठहर गई। फिर उन्होंने कहा, अभी अभी रसायन विज्ञान के शिक्षक ने मुझसे कहा कि हमारी कक्षा में कुछ छात्र अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करते। स्लिटन एकेडमी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनमें अनुशासन ही ना हो। मैंने चू दिननेरी गेंगजिंग को धीरे से हंसते हुए सुना, लेकिन अगले ही पल जू कॉन्गमिनंग ने बात बदल दी। चू गैंगजिंग, जल्द ही नए छात्रों के स्वागत समारोह का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रमों की पूरी व्यवस्था तुम संभालोगे? जी मैडम। जैसे ही जू कॉन्गमिनंग बाहर गईं, चू गैंगजिंग हाथ में पंजीकरण सूची लेकर पूरी कक्षा में घूमने लगा। वह मेरे पास आकर रुका,
लेकिन उसकी नजर जी याओजिंग पर ही टिकी रही। अरे गुजयान, फिर से सो रहे हो? कोई कार्यक्रम में नाम लिखवाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में फेल होकर कक्षा से निकाल दिए जाओ। उससे अच्छा है कि अभी से कक्षा के लिए कुछ योगदान दे दो। मैंने ठंडे स्वर में सिर्फ 3 शब्द कहे, कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन चू गंगजिंग ने मेरी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। चलते चलते वह पंजीकरण सूची पर कुछ लिखता रहा। मुझे उसकी चाल साफ समझ में आ गई थी। गुस्से जियांगजी 4 साल की उम्र से ही पियानो सीख रहा था और पूरे स्लिटन एकेडमी में पियानो प्रिंस के नाम से मशहूर था। चू गंगजिंग ने जानबूझकर मेरा नाम पियानो प्रस्तुति के लिए लिख दिया था। उसे लगता था कि मैं गांव का देहाती हूं जिसने जिंदगी में कभी पियानो देखा तक नहीं होगा। वह चाहता था कि मैं मंच पर जाकर सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा हो जाऊं। लेकिन उसकी यह छोटी सी चाल मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती थी। मैंने बेपरवाही से फिर अपना सिर मेज पर रख दिया और दोबारा सो गया। मैं और मेरा सहपाठी जी याओजिंग दोनों ने उस दिन काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। इसी वजह से पूरी कक्षा हमें मजाक में काला और सफेद यमदूत कहकर चिढ़ाने लगी। आसपास बैठे लड़के फिर जी याओजिंग की खूबसूरती पर उत्साह से चर्चा करने लगे। साथ ही वे ताने मारते हुए मेरी भी बुराई करने लगे। उनकी लगातार बकबक से मेरा सिर दर्द करने लगा। लगता है अगली परीक्षा में मुझे पहली कक्षा में ही जाना पड़ेगा, वरना इस शोर में कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। तभी बाहर अचानक जबरदस्त हलचल मच गई। सुलीजुई आ गया! सुलीजुई सच में आ गया! इतने शोर में मेरा सोना तो नामुमकिन था। मैं उठकर मुंह धोने जाने ही वाला था कि तभी एक घमंडी लड़का अचानक मेरे सामने आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने मुझे सिर से पांव तक घूरते हुए घमंड से पूछा, तो तुम ही वह देहाती को जयान हो? पिछले भाग में मैंने देखा कि सुलेजुई मुझे सिर से पैर तक घूर रहा था। उसकी नजरें तिरस्कार से भरी हुई थीं। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और उसके पास से निकलने लगा। लेकिन उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मुझे जोर से धक्का दे दिया। वह घमंड से बोला, सुन, आज के बाद याओजिंग दीदी से दूर रहना। मैंने पीछे मुड़कर जी याओजिंग की तरफ एक नजर डाली। मन ही मन बुदबुदाया, जिस दिन से इस औरत से मेरा पाला पड़ा है तब से एक भी अच्छी बात नहीं हुई। उसी समय मेरी नजर गलियारे के मोड़ पर खड़े हु जंगजी पर पड़ी। वह मुंह दबाकर चोरी छिपे तमाशा देख रहा था। साफ था उसी ने जाकर सुलीजुई के कान भरे थे। वह चाहता था कि सुलीजुई मेरे खिलाफ हाथ उठाए। आखिर सुलीजुई जी याओजिंग का सबसे बड़ा दीवाना था। उसका परिवार बेहद अमीर और ताकतवर था। यहां तक कि स्कूल के शिक्षक भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते थे। ओए देहाती, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या? सुलेजुई कमर पर हाथ रखे खड़ा था। उसकी उंगली लगभग मेरी आंख तक पहुंच गई थी। मैंने हल्के से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मेरी नजरों में एक ठंडी चमक कौंध गई। बस एक नजर और सुलीजुई का चेहरा बदल गया। वह डरकर अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वह फिर जोर से चिल्लाया, मेरी याओजिंग दीदी से दूर रहना, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने उसकी तरफ बिना भाव के देखा और सिर्फ 3 शब्द कहे, मुझे दिलचस्पी नहीं। उसी समय झो मेनाओ 5वीं क्लास के दरवाजे के पास से गुजरी। मुझे देखते ही वह खुशी से हाथ हिलाकर बोली, भैया। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। उधर सुलीजुई अब भी जी याओजिंग के पीछे पीछे घूम रहा था। हर दूसरे वाक्य में याओजिंग दीदी, याओजिंग दीदी कहता ही जा रहा था। तभी जी याओजिंग ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, मुझे पहले से कोई पसंद है। सुलेजुई पर मानो आसमान टूट पड़ा। वह वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसने हकलाते हुए पूछा, याओजिंग दीदी, आपने अभी क्या कहा? जी याओजिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी तरफ उंगली उठाई। वही, मुझे वही पसंद है। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे अपनी पीठ के पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी हत्या की आभा महसूस हुई। गुजेयान! सुलीजुई पागलों की तरह चीखा और किसी उन्मादी कुत्ते की तरह मेरी ओर झपट पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जी याओजिंग आराम से दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी थीं। उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। ये औरत जानबूझकर मुझे मुसीबत में डाल रही है। सुलेजुई पागलों की तरह चिल्लाया, तू बेशर्म लोमड़ी! मेरी याओजिंग दीदी को फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तेरी शक्ल नोच कर रख दूंगा। उधर छिपकर तमाशा देख रहा गुजियांगजी इतना खुश था कि उसके होंठ हंसते हंसते टेढ़े हो गए। उसी समय झो मेनाओ बहादुरी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से में कहा, किसे गाली दे रहे हो?
जी याओजिंग ने खुद कहा है कि उसे यान भैया पसंद है। तो फिर मेरे यान भैया पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो कि उन्होंने उसे फंसाया? सो लीजुई ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? मैं जो चाहूंगा वही बोलूंगा। यह जानबूझकर याओजिंग दीदी के आसपास मंडराता रहता है। बिल्कुल बेशर्म है। इतना कहकर उसने अपने नुकीले नाखून सीधे मेरे चेहरे की तरफ झपटाए। जी याओजिंग का चेहरा हल्का सा बदल गया। वह शायद मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उसके कदम बढ़ाने से पहले ही मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। चटाक! मैंने उसकी कलाई लोहे की पकड़ की तरह जकड़ ली। आह! सुलीझुई दर्द से जोर से चीख उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ चुका था। फिर भी वह अकड़कर बोला, ओए देहाती, जल्दी मेरा हाथ छोड़, वरना तुझे इस स्कूल से निकलवा दूंगा। मैंने अपनी पकड़ और कस दी। ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोले, माफी मांगो। सुलीजुई को लगा मानो उसकी कलाई की हड्डियां अब भी टूट जाएंगी। आखिरकार वह रोते हुए बोला, सॉरी, अब छोड़ भी दो। तब जाकर मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा और बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। जी याओजिंग ने देखा कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो उसने भी फिर कोई परवाह नहीं की। वह आलस से दोबारा अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगी। लेकिन सुलेजुई इतनी आसानी से यह अपमान निगलने वाली नहीं थी। उसने मेरी और झो मेनाओ की जाती हुई पीठ देखी और अचानक पागलों की तरह चीखते हुए फिर से हमारी तरफ दौड़ पड़ी। मैंने तो बड़ी आसानी से उसके हमले से बचाव कर लिया, लेकिन झो मेनाओ इतनी तेज नहीं थी। मुझे बचाने के लिए वह सीधे मेरे सामने आ गई। चटाक! सुलेजुई का जोरदार थप्पड़ सीधे उसके गाल पर पड़ा। उस तेज आवाज ने मेरे दिल को झकझोर दिया। कुछ ही सेकंड में झो मेनाओ के गोरे चेहरे पर 3 लाल उंगलियों के निशान उभर आए। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने इसे अभी अभी एक बार छोड़ दिया था और अब ये फिर से मौत को दावत दे रही है। आंखों में आंसू लिए जो मेनाओ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। यन भैया, छोड़िए, कृपया इसे मत मारिए। सुपरिवार बहुत ताकतवर है। मेरी वजह से मुसीबत मत मोल लीजिए। उधर सुलेजुई घमंड से हंस रही थी। अगले ही पल धाड़! मेरा बायां हाथ पूरी ताकत से उसके गाल पर जा पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वह घूमकर लगभग गिर ही गई। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, ताकत? मैं ही ताकत हूं। मैं तो सिर्फ सच कह रहा था, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने समझा कि मैं जीयू परिवार की ताकत की बात कर रहा हूं। तभी किसी ने तिरस्कार से कहा, एक मामूली तीसरे दर्जे का परिवार एसयू परिवार को चुनौती देने चला है? आसपास खड़े सभी छात्र दंग रह गए। कई लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सू लेजुई अपना सूजा हुआ चेहरा पकड़कर चीखी, गुजयान, तू बस रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वह रोती हुई वहां से भाग गई। झो मेनाओ घबराकर बोली, यान भैया, अब क्या होगा? जिसने भी पहले सुलेजुई को नाराज किया था, उसे राजधानी के हर स्कूल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। लेकिन मैंने उसकी बात की बिल्कुल परवाह नहीं की। मेरी नजर सिर्फ उसके सूजे हुए चेहरे पर थी। उसे देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द उठा। मैंने नरम आवाज में कहा, चलो, पहले तुम्हें मेडिकल रूम ले चलते हैं। दूर खड़ी जी याओजिंग मेरी जाती हुई पीठ को देख रही थी। उसने हल्का सा भौं उठाई। उसकी आंखों में सोच विचार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय स्कूल के लाउडस्पीकर पर अचानक घोषणा गूंजी, कक्षा 12 सेक्शन 5 के छात्र गुजयान कृपया तुरंत प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचें। दूर खड़े चू गंगजिन और गु जंगजी यह सुनकर मुस्कुरा उठे। दोनों सिर जोड़कर फुसफुसाए, लगता है इस बार गु जयान का स्कूल से निकलना तय है। गु जांगजी ने फिर बनावटी अफसोस जताते हुए कहा, आह, मैं तो बस चाहता था कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे। किसे पता था कि वह इतना घमंडी निकलेगा। अगर पापा को यह सब पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। चुगांगजिन ने भावुक होकर कहा, गु जांगजी, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। उसे क्या पता था कि गु जांगजी के मन में तो खुशी के फूल खिल रहे थे। उधर प्रिंसिपल के कार्यालय में सुलेजुई अपने पिता सुफांतोंग का हाथ पकड़कर रो रो कर शिकायत कर रही थी। प्रिंसिपल उनके सामने बार बार झुककर मुस्कुरा रहे थे। सुसाहब, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको इस मामले का उचित न्याय जरूर दिलाऊंगा। उसी समय मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही मेरे कानों में यही शब्द पड़े। सू फांतोंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा।
फिर तिरस्कार से बोला, तो तू ही गू परिवार का लड़का है? काफी हिम्मत है तेरी, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जुर्रत की। और ऊपर से यह भी कहा कि गू परिवार सुपरिवार से बड़ा है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। सीधे प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोला, पहला हमला सुलीजुई ने किया था, मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। उसी पल खिड़की से आती धूप मेरी पीठ पर पड़ी। सुनहरी रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। मैं सीना तानकर पूरी शांति से खड़ा रहा। झूठ! सू लेजुई जोर से चीखी, तेरे जैसे देहाती को मारना तो दूर, मैं तो तुझे छूना भी गंदा समझती हूं। मैं हल्का सा हंसा, फिर ठंडी आवाज में बोला, हो सकता है मेरे हाथ गंदे हों, लेकिन फिर भी वे तुम्हारे मुंह से ज्यादा साफन हैं। बस एक ही वाक्य ने सुलीजुई को फिर से रुला दिया। प्रिंसिपल तुरंत गुस्से से बोले, गुजयान, तुम कहते हो कि सुलेजुई ने पहले हमला किया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी ऑफिस का दरवाजा धीरे धीरे खुला। गु जियांगजी ने झिझकते हुए अंदर झांका। धीमी आवाज में बोला, प्रिंसिपल सर। मैंने सब देखा था, लेकिन कमरे में घुसते ही वह सबसे पहले सु फांतोंग और सु लईझुई के सामने गहराई से झुक गया। फिर अपराधी बनने का नाटक करते हुए बोला, सु अंकल, मुझे बहुत अफसोस है, हमारे परिवार की परवरिश ठीक नहीं रही, इसी वजह से गुजयान ने आपके बेटे को दुख पहुंचाया। सु फांतोंग ने झुंझलाकर हाथ हिलाया, बस बस, ये दिखावटी बातें रहने दो। अगर तुम उस देहाती लड़के को बचाने आए हो तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। सु फांतोंग गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन मैं आराम से च्युइंग गम चबाता रहा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, चलो देखते हैं गु जियांगजी इस बार कौन सा नया नाटक करने वाला है। तभी गु जियांगजी ने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं सु अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। गु जियाजी की आंखें लाल हो गईं। फिर उसने अपना अभिनय शुरू कर दिया, सु अंकल, कृपया मेरे बड़े भाई की वजह से यह मत सोचिए कि हमारा पूरा गू परिवार ऐसा ही है। इतना कहकर उसने अचानक मेरी तरफ उंगली कर दी। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। सबसे पहले हाथ मेरे बड़े भाई ने ही उठाया था। वह अभी अभी गांव से आया है, उसे कोई तमीज या नियम नहीं पता। आप उसे जैसी चाहें वैसी सजा दीजिए। बस हमारे जीयू परिवार को इसमें मत घसीटिए। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसयू फेंटोंग का गुस्सा तुरंत कुछ कम हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अब समझ गया, बदतमीज तो सिर्फ यही देहाती लड़का है, इसका गो परिवार से कोई लेना देना नहीं। गु जियांगजी की बात सुनते ही ठीक प्रिंसिपल ने भी तुरंत मेरी तरफ देखा। उन्होंने सखर्त आवाज में कहा, गु जयान, अब तुम्हारे पास अपने बचाव में क्या कहने को बचा है? मैंने बस कंधे उचकाए। चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। कहने जैसा क्या है, पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए, सच अपने आप सामने आ जाएगा। ये सुनते ही सुलेजुई का चेहरा बदल गया। उसने दांत भींच लिए। धत! मैं तो सीसीटीवी के बारे में सोच ही नहीं पाया। उसने तुरंत घबराकर गु जियांगजी की तरफ इशारा किया। गु जियांगजी ने फिर से अपनी आंखों में आंसू भर लिए। चेहरे पर ऐसा भाव लाया मानो उसे मेरी हरकतों से बहुत दुख हो रहा हो। भैया, अब तो अपनी गलती मान लीजिए। क्या मैं आप पर झूठा इल्जाम लगाऊंगा? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वजह से पापा भी बदनाम हो? प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, बस हमारे शेंगली स्कूल में ऐसे छात्रों के लिए कोई जगह नहीं है। आज गुजयान, तुम्हें हर हाल में स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी उनका फोन बज उठा। उन्होंने स्क्रीन पर नजर डाली और अगले ही पल उनका चेहरा अचानक बदल गया। बिना कुछ कहे उन्होंने तुरंत अपना मुंह फोन से ढका और जल्दी जल्दी ऑफिस से बाहर निकल गए। यह देखकर सुलीजुई ने घमंड से मेरी तरफ ठुड्डी उठाई। गुजयान, अब बस अपनी बर्बादी का इंतजार कर। उधर गु जियांगजी अब भी अपना ढोंग जारी रखे हुए था। भैया, जल्दी से सुलीजुई से माफी मांग लीजिए। मैं मन ही मन हंसा। घर पर तो हर समय भैया भैया करता रहता है, और अब सबके सामने मुझसे अपना रिश्ता ही तोड़ना चाहता है। वैसे भी ठीक है, मुझे भी ऐसे भाई की कोई जरूरत नहीं। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल वापस ऑफिस में लौट आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल चुका था। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। सुलीजुई बेसब्री से आगे बढ़ा और बोला, प्रिंसिपल सर, अब तो इसे स्कूल से निकालने का नोटिस जारी कर दीजिए।
इसे तुरंत शेंगली स्कूल से बाहर फेंक दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल ने पूरी गंभीरता से कहा, माफ कीजिए सू साहब, इस मामले की दोबारा जांच करनी होगी। शेंगली एक निष्पक्ष स्कूल है। हम बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं कर सकते। यह सुनते ही सु लीजुई और गु जियांगजी दोनों के चेहरे जम गए। दोनों एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। ये आखिर हुआ क्या? अब बारी मेरी थी। मैं आराम से च्युइंग गम चबाते हुए पास रखी अलमारी से टिककर खड़ा हो गया। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्योंकि यह सब पहले से ही मेरी योजना का हिस्सा था और पूरी बाजी मेरे ही हाथ में थी। सू फांतोंग का चेहरा शर्म से पूरी तरह उतर चुका था। वह एक छोटे से लड़के तक को संभाल नहीं पाया। गुस्से में उसने सीधे प्रिंसिपल को धमकी दी, अगर आपने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला तो यकीन मानिए मैं स्कूल की कैंटीन में किया हुआ अपना निवेश तुरंत वापस ले लूंगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं डरे। माफ कीजिए मिस्टर सू, मुझे निष्पक्ष होकर अपना काम करना होगा। अगर आप निवेश वापस लेना चाहते हैं तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन अपने सिद्धांतों से मैं समझौता नहीं कर सकता। यह सुनते ही मेरे अलावा वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं आराम से प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे से सु लीजुई की बेबस और गुस्से से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। वह अपने पिता सु फांतोंग से शिकायत करते हुए चिल्लाया, पापा, मैं एक देहाती को भी नहीं हरा पाया। अब विक्ट्री एकेडमी में मेरी इज्जत कैसे बचेगी? इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही छोड़ देता हूं। मैं च्युइंग गम चबाते हुए मुस्कुराया, मुड़ा और वहां से चलता बना, जबकि सु लीजुई वहीं खड़ा गुस्से से पैर पटकता रह गया। उन्हें क्या पता था कि यह सब मेरी किस्मत नहीं थी। प्रिंसिपल ने मुझे यूं ही नहीं जाने दिया था। यह पूरा खेल मैंने पहले से रचा था। शायद मुझे वहां से भेजने के बाद ही प्रिंसिपल ने राहत की लंबी सांस ली होगी। माथे का पसीना पोंछते हुए वह बुदबुदाया, हे भगवान, कमिश्नर अचानक यहां कैसे आ गए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह ईमानदार और सख्त कमिश्नर वही व्यक्ति था जिसे मैंने श्याओ ली से दानदाता के नाम पर खास तौर पर बुलवाया था। कितनी हास्यास्पद बात है। वह खुद को बहुत चालाक समझ रहा था, क्योंकि उसे लगा कि उसने हम सबको आसानी से वहां से भेज दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले से ही मेरी बिसात का एक मोहरा बन चुका है और उसकी हर चाल मेरे इशारे पर चल रही थी। मैं अभी रास्ते में ही था कि श्याओ ली का संदेश आ गया। बॉस, आपने उस प्रिंसिपल को सीधे निकाल क्यों नहीं दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको परेशान करने की? मैंने बस 2 शब्दों में जवाब दिया, जरूरत नहीं। उसने तुरंत एक और संदेश भेजा। सच में उसे अपनी औकात ही नहीं पता। सु फंतोंग ने बस एक कैंटीन बनवा दी और वह उसे भगवान समझकर सिर पर बैठाए हुए है। उसे यह भी याद नहीं कि विक्ट्री एकेडमी की 8 अकादमिक इमारतें, 2 प्रयोगशालाएं और 4 छात्रावास, ये सब आपने दान में बनवाए थे। उसकी बात सुनकर मुझे एक बात सूझी। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर सु फांतोंग के पास इतना पैसा है कि उसे खर्च करने की जगह नहीं मिल रही, तो फिर कोई मौका देखकर उसके नाम की सारी कंपनियां हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। श्याओली ने उसी पल जवाब भेजा, बॉस की जय हो। सु परिवार की एक मामूली शाखा ही तो है। सु फांतोंग जैसा निकम्मा आदमी अपने हाथ की दौलत भी संभाल नहीं सकता। अगर मैं चाहूं तो उसे दिवालिया करना सांस लेने से भी आसान है। जब मैं वापस क्लास में पहुंचा तो सभी सहपाठी मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने उन्हें धीरे धीरे फुसफुसाते हुए सुना, हे भगवान, सो लेजुई के निशाने पर आने के बाद भी यह बिना एक खरोंच के वापस आ गया। गुज्जयन की किस्मत तो हद से ज्यादा अच्छी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुझे किस्मत की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। यह गणित की क्लास थी, मेरे जैसे इंसान के लिए, जैसे कभी स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड दोनों अपनी यूनिवर्सिटी में लाने के लिए होड़ कर रहे थे। यह पाठ किंडरगार्टन के जोड़ घटाव से भी आसान था। किसी ने नहीं सोचा था कि जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, पूरी क्लास एक बार फिर हड़कंप में डूब जाएगी। सबके मोबाइल पर एक साथ ब्रेकिंग न्यूज आई और उसे देखते ही पूरी क्लास की आंखें फटी रह गईं। मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, अरे जल्दी खबर देखो, सुलेजुई का परिवार दिवालिया हो गया। क्या सु परिवार दिवालिया हो गया? वही सु परिवार जो पूरे इंपीरियल कैपिटल के सबसे बड़े 3 कारोबारी समूहों में गिना जाता था। अरे सु परिवार नहीं, बल्कि सुलेजुई का अपना परिवार। वह तो हर दिन खुद को सुपरिवार का सबसे बड़ा वारिस बताकर डींगे मारता रहता था। असलियत यह है कि उसके परिवार की संपत्ति सुपरिवार की कुल संपत्ति के 10वें हिस्से जितनी भी नहीं है। इस वित्तीय तूफान में उसका पूरा कारोबार साफ हो गया। अब समझ आया कि तुम इतने आराम से बचकर कैसे लौट आए। लगता है सु लीजुई के पास अब तुम्हें परेशान करने का समय ही नहीं बचा। तुम्हारी किस्मत तो सच में कमाल की है।
मैंने देखा कि बगल में बैठी जी हाउसिंग हल्का सा भौहें सिकोड़कर मुझे बड़ी जटिल नजरों से देख रही थी, जैसे वह मन ही मन सोच रही हो कि क्या मैं सचमुच सिर्फ किस्मत के भरोसे यहां तक पहुंचा हूं। तभी शी पेंजी नॉनडेज न जाने कहां से प्रकट हुई। वह सीधे जी हाउसिंग के सामने आकर बैठ गई और हाथ हिलाते हुए बोली, हाय याओजिंग, हमारे इस प्यारे से लड़के को इतनी देर से घूर क्यों रही हो। जी याओजिंग ने बस ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा और बेरुखी से बोली, बेकार। मैंने ठुड्डी पर हाथ टिकाया, आलस से पलकें उठाईं और ची पेंजी की उत्साह से भरी नजरों का सामना करते हुए केवल दो शब्द कहे, बहुत शोर है। शी पेंजी का चेहरा तुरंत उतर गया, जैसे उसका दिल टूट गया हो, लेकिन अगले ही पल उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर मोहक नजर डाली। प्यारे, मैं तो खास तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं और तुम मेरा ऐसा स्वागत कर रहे हो। मैंने बिना झिझक जवाब दिया, कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मैं फिर से मेज पर सिर रखकर सोने की तैयारी करने लगा। जी हाउसिंग को छोड़ दें, शायद इस लड़की ने आज तक ऐसा कोई आदमी देखा ही नहीं था जो उसकी खूबसूरती और उसके इशारों से बिल्कुल भी प्रभावित न हुआ हो। लेकिन मैं जितना उससे दूरी बना रहा था, उसका मुझे जीतने का जुनून उतना ही बढ़ता जा रहा था। अगले ही पल उसने अचानक अपनी हथेली खोल दी। उसकी हथेली पर पन्ने जैसी हरी जेड से तराशी गई एक नन्ही लोमड़ी रखी थी। उसकी कारीगरी इतनी जीवंत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण उछलकर दौड़ पड़ेगी। मैंने एक नजर में उसे पहचान लिया। यह तो वही एम्परर ग्रीन जेड की नक्काशी थी जो मैंने पिछली रात देखी थी। इतना सा छोटा टुकड़ा भी कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा। शी परिवार की बड़ी बेटी सचमुच पैसे पानी की तरह उड़ाती है। उसकी शानो शौकत की चर्चा यूं ही नहीं होती। मैंने उस जेड की लोमड़ी पर एक नजर डाली। फिर मैंने जानबूझकर गर्दन बढ़ाकर जी हाउसिंग की तरफ देखा। उसके बाद शी पेंजी की ओर आंख मारते हुए कहा, माफ कीजिए मिस शी, यह तोहफा मैं नहीं ले सकता। अगर मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो मिस जी नाराज हो जाएंगी। मेरे इतना कहते ही जी हाउसिंग वहीं की वहीं जड़ हो गई। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, क्या इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। अभी तक तो इतना दबंग बन रहा था, अब अचानक इतना डरपोक कैसे हो गया। मैंने जानबूझकर अपनी नाक खुजलाई, फिर ऐसा अभिनय किया जैसे मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूं। उसके बाद मैंने असली बम फोड़ा। दरअसल गलती से मैंने मिस जी की डायरी पढ़ ली थी। वह जिस इंसान को हमेशा से पसंद करती हैं, वह दरअसल मिस शी आप हैं। इसी वजह से उन्होंने अब तक हर लड़के का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फुफ। मेरे बगल में बैठी एक लड़की ने अभी अभी पानी पिया था। मेरी बात सुनते ही उसने पूरा पानी अपने सामने बैठे सहपाठी के चेहरे पर उड़ा दिया। पूरी क्लास एक पल के लिए पत्थर की तरह जम गई। अगले ही क्षण सभी की नजरें एक साथ जी हाउसिंग और शी पेंजी पर टिक गईं। शी पेंजी का मुंह इतना खुल गया कि उसमें पूरा अंडा समा जाए। वह धीरे धीरे जी याओजिंग की तरफ मुड़ी और हकलाते हुए बोली, याओजिंग, मुझे तो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। गू जे यान। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जी याओजिंग की आंखें मुझे उसी वक्त 1000 टुकड़ों में काट डालेंगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि मैं उससे बदला ले रहा हूं। अभी कुछ देर पहले उसने सबके सामने कहा था कि वह मुझे पसंद करती है, और अब मैं उसी बात का हिसाब बराबर कर रहा था। लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैंने उसकी तरफ विजेता जैसी मुस्कान फेंकी। फिर अगले ही पल ऐसे उछलकर खड़ा हो गया जैसे कोई डरा हुआ खरगोश हो। मैं हकलाते हुए बोला, माफ कीजिए मिस जी, मेरा आपकी डायरी पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, और मैं आपकी तरफ से अपने आप इजहार भी नहीं करना चाहता था। आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। मजाक की बात है, आखिर मैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत चुका हूं। मेरी अभिनय कला भला कैसे कमजोर पड़ सकती है। अब तो हालत यह हो गई कि क्लास के कई लड़कों की आंखों में आंसू तक आ गए। कई लड़कों की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। जिस देवी को वे अपना सपना समझते थे, वह किसी लड़के को नहीं बल्कि दूसरी देवी को पसंद करती थी। उधर कुछ लड़कियों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उनके दिमाग में शायद इसी पल हजारों शब्दों वाली प्रेम कहानी तैयार हो चुकी थी। क्या देख रहे हो तुम सब? सब अपनी आंखें बंद करो। जी याओजिंग गुस्से से पूरी क्लास पर गरजी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शी पेंजी भी मेरा पूरा साथ देगी। उसने डरे हुए चेहरे के साथ जी याओजिंग की तरफ देखा और पूछा, याओजिंग, जो उसने कहा वह सच तो नहीं है ना? बस फिर क्या था? जो सहपाठी अभी अभी शांत हुए थे, उनके दिमाग फिर से अलग अलग कल्पनाओं में दौड़ने लगे। जी याओजिंग गुस्से से पैर पटकते हुए सीधे दरवाजा खोलकर क्लास से बाहर निकल गई। हाँ 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 प्यारे, आज पहली बार मैंने किसी को याओजिंग को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाते देखा है। शी पेंजी हंसते हंसते दोहरी हो गई। फिर उसने बिना कुछ कहे वह एम्परर ग्रीन जेड की छोटी लोमड़ी मेरे हाथ में रख दी। दिलचस्प, इसे मेरी तरफ से इनाम समझो। आखिर मुझे इतना मजेदार तमाशा देखने को मिला है। इतना कहकर उसने मुझे मना करने का एक मौका भी नहीं दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगली क्लास शुरू होने तक भी जी हाउसिंग वापस नहीं आई। मुझे तो अच्छा ही लगा।
कम से कम कुछ देर की शांति मिल गई। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक पीरियड के अंदर ही विक्ट्री एकेडमी का पूरा ऑनलाइन फोरम फट पड़ेगा। हर तरफ जी याओजिंग और ची पेंजी को लेकर पोस्ट ही पोस्ट थीं। सैकड़ों टिप्पणियों के साथ कई थ्रेड बन चुके थे। मैंने यूं ही बोरियत में दो चार पोस्ट देखी, लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि वे सारी चर्चित पोस्ट पल भर में गायब हो गईं। उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया था। सभी सहपाठियों ने तुरंत अपने मोबाइल छिपा लिए और ऐसे बैठ गए जैसे बड़े ध्यान से क्लास कर रहे हों। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सोचने की भी जरूरत नहीं थी। ये जरूर जी याओजिंग का काम था। उसने किसी हैकर से सारे पोस्ट हटवा दिए थे, लेकिन अफसोस, इस बार उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। मैंने अपनी अंगूठी के अंदर छिपा वर्चुअल कीबोर्ड खोल लिया। किताब की आड़ में मेरी उंगलियां बिजली की रफ्तार से चलने लगीं और स्क्रीन पर एक के बाद एक कोड की लाइनें चमकने लगीं। उसी समय दूसरी ओर अभी अभी सारी झंझट खत्म करके विक्ट्री एकेडमी की चौथी स्कूल ब्यूटी ओ हुआशवी ने ताली बजाई और कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए गर्व से कहा, मैंने कहा था ना याओजिंग, इतनी सी बात के लिए भी मुझे बुला लिया। अब तो मैं वापस क्लास जा सकता हूं, है ना? जी याओजिंग ने दांत भींचते हुए कहा, क्लास कैसी? पहले ये देखो। उसने अपना मोबाइल सीधे ओ हुआशवी के सामने कर दिया। मोबाइल की स्क्रीन देखते ही ओ हुआशवे की आंखें फैल गईं। यहां तक कि उसके सिर के चमकीले पीले बाल भी जैसे फीके पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? वह होंठ फुलाकर अविश्वास से बुदबुदाया। अगले ही पल वह तुरंत सीधा बैठ गया और दोनों हाथों से कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करने लगा। जी याओजिंग चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। आखिर ओ हुआशवी कोई साधारण हैकर नहीं था। दुनिया के मशहूर हैकरों में उसका नाम गिना जाता था। 17 साल की उम्र में ही उसने दूर बैठकर एक उपग्रह की कक्षा बदल दी थी। इसलिए उसके लिए कुछ पोस्ट हटाना तो बच्चों का खेल होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। अजीब है, उसने धीमे से बुदबुदाया। जी याओजिंग तुरंत उसके पास झुककर स्क्रीन देखने लगी। स्क्रीन पर कोड की अनगिनत लाइनें पागलों की तरह दौड़ रही थीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि इस बार ओ हुआशुई को सचमुच एक बेहद खतरनाक प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। सामने वाले ने डेटा इंटरसेप्शन लगा रखा है। उसने मेरे क्रॉलर कोड को पूरी तरह रोक दिया है। ओ हुआशुई ने गाल फुलाते हुए नाराजगी से कहा, पहले मुझे लगा था कि यह स्कूल वालों का काम है, लेकिन अब लगता है कि इस स्कूल में इतना ताकतवर हैकर हो ही नहीं सकता। अगले ही पल उसकी उंगलियां पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगीं, इतनी तेज कि उनकी परछाई तक दिखाई देने लगी। काफी समय हो गया, देश के अंदर मुझे इतना मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। पहले मैं एक नकली प्रोग्राम से उसका ध्यान भटकाता हूं, फिर उस रास्ते से घुसकर तुम्हारा डेटा मिटा दूंगा। कोड लिखते लिखते उसने समझाया, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, और साथ ही उसका वेबकैम भी हैक कर देता हूं। देखते हैं आखिर सामने बैठा है कौन। जी याओजिंग तुरंत और करीब झुक गई। उसकी भौहें गुस्से से सिकुड़ गईं। अगर उसे पता चल गया कि सामने वाला कौन है, तो वह उसकी खाल तक उधेड़ देगी। उधर मैं अब भी सिर्फ एक हाथ से आराम आराम से कीबोर्ड चला रहा था। मेरे चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं था। मुझे लगा था कि जी याओजिंग ने बस किसी मामूली हैकर को बुलाया होगा। मैंने सामने वाले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन तभी अचानक मेरे कंप्यूटर का वेबकैम एक बार चमका। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा। मैंने तुरंत बाएं हाथ से वेबकैम को कसकर ढक लिया और दाएं हाथ से बिजली की रफ्तार से जवाबी कोड लिखना शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ, यह नामुमकिन है। मुझे यकीन था कि ओ हुआशुई गाल फुलाकर यही चिल्लाया होगा, विजती एकेडमी में मेरे अलावा दूसरा कोई इतना ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन जी याओजिंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं। अभी जो दृश्य एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने आया था, वह उसे बेहद जाना पहचाना लगा। मैं सामने वाले का आईपी पता निकालता हूं, फिर सब साफ हो जाएगा। ओ हुआशुई बुदबुदाया और फिर से कीबोर्ड पर उंगलियां दौड़ाने लगा। कुछ ही देर बाद उसने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, ये आईपी पता सचमुच विक्ट्री एकेडमी के अंदर से आ रहा है। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि ओ हुआशुई कितनी जोर से चिल्लाया होगा। जी याओजिंग ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत वहां से दौड़ पड़ी। उसके मन में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, गुजयान, अगर ये सच में तुम निकले तो तुम्हारी खैर नहीं। शायद उसे उसी एक झलक से अंदाजा हो गया था कि वह जगह हमारी क्लास के पीछे वाले लॉकर्स जैसी दिख रही थी। अगले ही पल जी याओजिंग लंबी लंबी चालें भरते हुए सीधे क्लास में घुस आईं। धड़ाम! दरवाजा इतनी जोर से खुला कि पढ़ा रहे शिक्षक और पूरी क्लास घबरा गई। कौन है? बाहर निकलो! जाओ हुंजी ने झुंझलाकर पीछे मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उसने जी याओजिंग को देखा, उसके चेहरे पर तुरंत खुशामदी मुस्कान फैल गई। ओह मिस जी, आइए आइए, बैठकर क्लास सुनिए, मैं अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ा रहा हूं। लेकिन जी याओजिंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह सीधे मेरी डेस्क तक आई और ठंडी निगाहों से मुझे घूरते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो?
मैंने धीरे से सिर उठाया और पूरी मासूमियत से जवाब दिया, मैं क्लास सुन रहा हूं। क्लास सुन रहे हो? जी याओजिंग के दांत गुस्से से भींच गए। उसे साफ याद था कि पिछली 11 क्लासों में मैं एक पल भी ध्यान से नहीं बैठा था और अब मैं कह रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। गुजयान, बेहतर होगा कि तुम सच बता दो। क्या तुमने यहां कुछ छिपा रखा है? इतना कहकर जी याओजिंग अचानक झुक गई। उसने अपना दायां हाथ जोर से मेरी मेज पर पटका और बायां हाथ सीधे मेरी डेस्क के अंदर डाल दिया। उसे पूरा भरोसा था कि मैंने वहां कोई लैपटॉप छिपा रखा होगा। उस पल हम दोनों के बीच की दूरी बेहद कम थी। हमारी सांसें तक एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थीं। मुझे यह दूरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर क्लास नहीं चल रही होती और मैं अपनी पहचान छिपाना नहीं चाहता, तो मैं उसी वक्त उसे एक थप्पड़ मार चुका होता। लेकिन अफसोस, उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे कहाँ पता था कि मेरी उंगली में पहनी हुई अंगूठी ही वर्चुअल कीबोर्ड प्रोजेक्ट कर सकती है। उसके क्लास में आने से पूरे 1 मिनट पहले ही मैं सारे सबूत मिटा चुका था। इस समय पूरी क्लास की निगाहें हम दोनों पर टिकी हुई थीं और जाओ हुंजी तो मानो खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि आखिरकार उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गया है। उसने गला साफ किया और बेहद कर्कश आवाज में बोला, गुजयान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। शिक्षक की इज्जत नहीं करते, ये तो अलग बात है। अब तुम चोरी भी करने लगे? बताओ, तुमने मिस जी की कौन सी चीज चुराई है? तुरंत वापस करो। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरा चेहरा पल भर में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ये पहली बार नहीं था जब जो हुंजी ने मुझे निशाना बनाया था। गुजयान, सुनाई नहीं देता क्या? वह मेरी नाक की ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया। उसके मुंह से उड़ती थूक की बूंदें तक मेरे चेहरे पर आ गिरीं। अगर अभी सामान बाहर नहीं निकाला, तो तुरंत मेरी क्लास से निकल जाओ। उसी समय जी याओजिंग के मोबाइल पर एक संदेश आया। ओ हुआशुई की भेजी हुई जानकारी पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। असल में उनसे गलती हो गई थी। वह आईपी पता एन्क्रिप्टेड था। डिक्रिप्ट करने के बाद पता चला कि उसका असली स्रोत नॉर्दर्न आयरलैंड था। सामने वाला कोई साधारण हैकर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे शीर्ष साइबर विशेषज्ञ था। एक ऐसा राक्षस जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सिर्फ 1 घंटे के भीतर दूर बैठकर परमाणु मिसाइलों तक का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। संदेश पढ़ते ही जी याओजिंग का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। लेकिन जाओ हुंजी को कुछ पता नहीं था। वह अब भी खुशामद करते हुए बोले जा रहा था, मिस जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस बार मैं खुद प्रिंसिपल से कहकर इसे स्कूल से निकलवा दूंगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। लेकिन जी याओजिंग ने ठंडी आवाज में कहा, इसने कुछ नहीं चुराया, गलती मेरी थी। जो हुंजी का चेहरा एक पल में उतर गया। उसकी आंखों में साफ निराशा दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। मिस जी, अगर आप चाहें तो इसकी तलाशी ले लेते हैं। मैं खुद इसकी तलाशी ले देता हूं। इतना कहकर वह सचमुच मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने चुपचाप अपनी उंगलियों में पकड़ी हुई कलम कसकर थाम ली। बस मेरी कलाई जरा सी हिलती और यह कलम ध्वनि की गति के करीब रफ्तार से उड़ती हुई उसके शरीर में जा धंसती। उसके संभलने से पहले ही उसकी एक बांह या एक टांग हमेशा के लिए बेकार हो जाती। मैंने कहा ना, गलती मेरी थी। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? एन आखिरी पल में जी याओजिंग ने अचानक सिर उठाया। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। वह मुझसे नफरत जरूर करती थी, लेकिन ऐसे शिक्षक से उसे और भी ज्यादा नफरत थी, जो ताकतवर लोगों की चापलूसी करे और कमजोरों को दबाए। जाओ हुंजी डर के मारे तुरंत रुक गया और झुककर बोला, जी, जी मिस जी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसी समय मैंने धीरे धीरे अपनी ठुड्डी उठाई। मेरी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें सीधी जी याओजिंग पर टिक गईं। सिर्फ ये कह देने से कि गलती हो गई, क्या सब खत्म हो जाता है? मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि पूरा माहौल जम गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, माफी मांगो। पूरा क्लासरूम एक साथ सन्न रह गया। सभी ने अनायास ठंडी सांस खींच ली। हे भगवान, गुजयान पागल हो गया है क्या? इसने मिस जी से माफी मांगने के लिए कह दिया। इसे पता नहीं क्या कि मिस जी अपने घमंडी स्वभाव के लिए कितनी मशहूर हैं। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि पूरी क्लास यही इंतजार कर रही थी कि जी याओजिंग गुस्से में फट पड़ेगी और मुझे वहीं खत्म कर देगी। लेकिन किसी ने भी आगे जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की थी। कुछ पल तक मेरी आंखों में देखने के बाद जी याओजिंग ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन उन 3 शब्दों ने पूरी क्लास को ऐसा झटका दिया कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इतना कहकर जी याओजिंग बिना पीछे देखे वहां से चली गई। मुझे अंदाजा था कि वह उस हैकर यूजी की तलाश में निकली है।
लेकिन मुझे उसकी जांच से जरा भी डर नहीं था। वह तथाकथित एन्क्रिप्टेड आईपी पता तो सिर्फ एक भ्रम था जिसे मैंने यूं ही तैयार किया था। ओ हुआशुई जैसी क्षमता वाला इंसान उसे कभी नहीं समझ सकता था। उन्हें जो भी सुराग मिलने वाले थे, वे सभी मैंने जानबूझकर उनके लिए छोड़े थे, क्योंकि वह दुनिया का शीर्ष हैकर यूजी कोई और नहीं, बल्कि मैं ही था। इसी समय जाओ हुंजी को आखिरकार होश आया। उसने आंखें तरेर कर मेरी तरफ देखा और धमकी देते हुए बोला, गुजयान, तुम्हें मिस जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम पर दया कर दी, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त निकलवा देता। मैंने उसे ठंडी निगाहों से देखा और शांत स्वर में कहा, जिसे मिस जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए वह तुम हो। अगर उन्होंने अभी तुम्हें नहीं रोका होता तो इस समय तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए अपाहिज हो चुका होता। मेरी आंखों की ठंडक देखकर वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। हिम्मत जुटाकर वह चीख पड़ा, तुम! अगर इस बार परीक्षा में तुम्हारे नंबर खराब आए तो मैं तुम्हें स्कूल से जरूर निकलवा दूंगा। उसकी नजर में मेरे जैसा देहाती लड़का परीक्षा में निश्चित रूप से बुरी तरह फेल होने वाला था और देर सवेर विक्ट्री एकेडमी से बाहर फेंक दिया जाएगा। बाकी की आधी क्लास में उसने मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, वह दुम दबाकर वहां से भाग निकला। उसके तुरंत बाद हमारी क्लास टीचर झू कॉन्गमिनंग ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर क्लास में आई। उन्होंने सबको शांत होने का इशारा किया और कहा, अगले हफ्ते स्कूल में फ्रेशर्स पार्टी आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने कार्यक्रमों की तैयारी अच्छी तरह कर ली होगी। उनकी बात पूरी होते ही चू गंगजिंग तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। सीना चौड़ा करके उसने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हम सब हर दिन मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं। इस बार हम जरूर अपनी क्लास का नाम रोशन करेंगे। उसके शब्द बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह देखना चाहता था कि मैं सबके सामने कैसे बेइज्जत होता हूं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मुझे किसी भी कार्यक्रम की तैयारी की खबर तक नहीं दी थी। लेकिन अगले ही पल झू कॉन्गमिनंग ने एक और चौंकाने वाली घोषणा कर दी। एक और जरूरी बात है, संभव है कि यह फ्रेशर्स पार्टी हमारी पूरी क्लास का आखिरी सामूहिक कार्यक्रम हो। क्या? पूरी क्लास में तुरंत हड़कंप मच गया। शांत हो जाइए, झू कॉन्गमिनंग ने मेजर थपथपाते हुए कहा। स्कूल प्रशासन ने अचानक फैसला लिया है कि अगले सोमवार एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी परीक्षा के अंकों के आधार पर सभी छात्रों की नई कक्षाएं तय की जाएंगी। उनकी बात खत्म होते ही चू गंगजिंग ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जहर भरी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार मेरा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही जू कॉन्गमिनंग क्लास से बाहर गई, पूरा कमरा शोर से भर गया। हर कोई अचानक घोषित हुई परीक्षा को लेकर परेशान था। इसी बीच चू गंगजिंग मेरे पास आया और घमंड से बोला, गुजयन, ये यहाँ तुम्हारा आखिरी हफ्ता है। तुम जैसे देहाती की जगह यहाँ नहीं है। अब समय आ गया है कि अपने असली ठिकाने पर वापस लौट जाओ। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके सिर के ऊपर एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी। किसने तुम्हें यहां खड़े होने की इजाजत दी? मैंने देखा कि चू गांगजिंग डर के मारे फौरन 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज तक कांप रही थी। जी, मिस जी। जी? याओजिंग के आते ही आसपास का माहौल जैसे और ठंडा हो गया। उसने सिर्फ एक ठंडी नजर चू गांगजिंग पर डाली। बस इतना काफी था। वह तुरंत भागकर अपनी सीट पर बैठ गया। इतना सीधा होकर बैठा कि मानो सांस लेने की भी हिम्मत ना हो। उसके बाद जी याओजिंग गुस्से से भरी हुई मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैं जानता था कि उसके हैकरों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। उल्टा उन्होंने यूजी को इतना रहस्यमयी और शक्तिशाली बता दिया था कि मानो वह कोई दंतकथा हो। उन्होंने यहां तक कहा था कि शायद उसने उनसे टक्कर सिर्फ मनोरंजन के लिए ली थी। मनोरंजन? मैं मन ही मन हंसा। बकवास। मुझे पूरा यकीन था कि इस वक्त जी याओजिंग मुझसे बेहद नफरत कर रही होगी और चाहती होगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस क्लास से गायब हो जाऊं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरी भी यही इच्छा थी। मैं भी इस पागल लड़की के साथ एक ही क्लास में एक पल और नहीं रहना चाहता था। पलक झपकते ही छुट्टी की घंटी बज गई। मैं और जी याओजिंग मानो दो परछाइयों की तरह एक साथ अपनी अपनी सीटों से उठे और बिना एक पल रुके क्लास से बाहर निकल गए। मेरे पीछे अब भी चू गांगजिंग की ऊंची आवाज गूंज रही थी, देख लो इसे जितना देखना है। परीक्षा खत्म होते ही गुजयान हमेशा के लिए विक्ट्री एकेडमी से बाहर हो जाएगा। मैंने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। स्कूल से निकलने के बाद मैं पहले श्याओली से मिला, फिर आराम से गुन परिवार के घर लौट गया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मैंने गु याओवान और गु जियांगजी को सोफे पर साथ बैठे देखा। दोनों के बीच बड़ा ही अपनापन और स्नेह भरा माहौल था, लेकिन मेरे अंदर आते ही वह गर्मजोशी भरा माहौल पल भर में गायब हो गया। गुयावान गुस्से से मेरी तरफ आया और मेरी नाक पर उंगली रखते हुए चिल्लाया, गुजयान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतने लोगों में तुम्हें सुक्की की परिवार के बड़े वारिस से ही दुश्मनी करनी थी? वह जितना बोल रहा था उतना ही भड़कता जा रहा था।
तुम्हें मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करने के अलावा और कुछ आता भी है? अगर आज जियांगस जी ने मिस्टर सू से तुम्हारी तरफ से माफी ना मांगी होती तो तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी आफत मोल ले ली थी। मैं आराम से च्यूइंग गम चबाता रहा और बेपरवाही से बोला, लेकिन सु लीजुई का परिवार तो दिवालिया हो चुका है ना? हाँ, उसका परिवार दिवालिया हो गया है। गुयावान गुस्से से पैर पटकने लगा। लेकिन पूरा सुपरिवार अब भी बहुत ताकतवर है। मिस्टर सू के लिए दोबारा खड़ा होना तो बस समय की बात है। अगर आज जियांगजी तुम्हारी तरफ से बात न करता तो मिस्टर सू वापस ताकत में आते ही सबसे पहले हमारे गुस्से परिवार से बदला लेते। आखिर मैंने तुम्हारे जैसा नालायक बेटा कैसे पैदा कर दिया? मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर आपको सुपरिवार की इतनी ही चिंता है तो आप भी उनके साथ दिवालिया हो जाइए। अच्छे दोस्त तो मुसीबत भी साथ झेलते हैं। हो सकता है सुफानतोंग आपकी इस वफादारी से खुश होकर बाद में आपको भी अपने साथ उठा ले। गु यवन ने अपना सीना पकड़ लिया। मेरी बातों ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि उसकी सांस तक फूलने लगी। उसी समय गु जियांगजी लाल आंखें लिए मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर वही मासूम और बेचारगी वाला भाव था, मानो दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसी पर टूटा हो। भैया, आप पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? पापा हर दिन जीयू परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं। ये सब हमारे लिए ही तो है। मैंने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। एक मिनट। जिस दिन से मैं इस घर में लौटा हूं, उस दिन से आज तक किसी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरी बात सुनते ही गोयावान का चेहरा उतर गया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसने सचमुच मुझे कभी 1 पैसा नहीं दिया था। पहले दिन वह मुझ पर रौब जमाना चाहता था, लेकिन उसके बाद तो वह इस बात को पूरी तरह भूल ही गया। शायद उसकी नजर में मेरे जैसा गांव में पला लड़का गरीबी का आदी होगा, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं होगी। उसी समय गु जियांगजी ने फिर अपना नाटक शुरू कर दिया। भैया, चाहे जो भी हो, पापा ने आपको जन्म दिया है। आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपको उनका एहसान मानना सीखना चाहिए। गुयोवान ने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। तुम्हें जियांगजी से सीखना चाहिए। वह आज्ञाकारी है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। वही हमारे जीयू परिवार का असली बेटा कहलाने लायक है। फिर उसने हल्की सी खांसी की और असहज होकर बोला, पैसों की बात रही तो सुना है तुम्हारी परीक्षा आने वाली है। अगर इस बार तुम्हारे अच्छे अंक आए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। गुजियानजी ने गुयावान का हाथ पकड़कर मासूमियत से कहा, पापा, भैया अभी अभी दूसरे स्कूल से आए हैं। अगर उन्हें पढ़ाई में थोड़ा समय लगे तो यह स्वाभाविक है। अगर उनके नंबर अच्छे ना आए तो आप उन्हें डांटिएगा मत। गुयावान ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, देखा जांगजी तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। वह हर बार पूरे ग्रेड में पहले 5 छात्रों में आता है। तुम भी अच्छी तरह परीक्षा देना। मेरा नाम मत डुबोना। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। परीक्षा तो मैं जरूर अच्छी दूंगा, लेकिन उसका नाम रोशन करने के लिए नहीं। मैं तो बस जितनी जल्दी हो सके उस पागल औरत जी याओजिंग से दूर जाना चाहता था। देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ गया। जैसी उम्मीद थी, मैं और जी याओजिंग एक ही परीक्षा कक्ष में बैठे। वह आखिरी परीक्षा कक्ष था। जैसे ही प्रश्न पत्र बांटे गए, पूरे कमरे में कराहने की आवाजें गूंज उठीं, लेकिन मैंने केवल आधे घंटे में पूरी उत्तर पुस्तिका भर दी। उसके बाद मैंने सीधे सिर मेज पर रख दिया और सो गया। ये सवाल इतने आसान थे कि उन्हें हल करना मेरी बुद्धि का अपमान था। उसी समय मंच पर खड़े दोनों निरीक्षक आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अरे वही है ना, नया ट्रांसफर होकर आया गुजयान? हाँ, सच में बिल्कुल बेवकूफ है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूरे नहीं किए और पहले ही हार मानकर सो गया। मैंने उन्हें कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा। अगर उनमें से कोई नीचे उतरकर मेरी उत्तर पुस्तिका एक बार देख लेता तो शायद वहीं खड़े खड़े बेहोश हो जाता। अचानक तिरछी सामने वाली सीट से एक चिढ़ी हुई नजर मुझ पर आकर रुकी। वह जी याओजिंग थी। निरीक्षकों की फुसफुसाहट से उसकी नींद खुल गई थी। उसने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा। अगले ही पल उसकी नजर मेरी नजर से टकरा गई। हम दोनों ने बिना कुछ कहे मानो एक दूसरे का मन पढ़ लिया हो। एक साथ आंखें घुमाई और फिर दोबारा सिर मेज पर रखकर सो गए। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, जी याओजिंग अपनी लंबी टांगों से तेजी से चलते हुए सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। सच बताओ, उसके चेहरे पर साफ अविश्वास था। वह झुककर दोनों हाथ मेरी मेज पर टिकाए मेरी आंखों में घूरते हुए बोली, बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने शांत होकर सिर हिला दिया, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं जल्दी करता हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? वह हल्का सा व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस मुड़ी और वहां से चली गई। अजीब लड़की है, मैंने उसकी जाती हुई पीठ देखकर बुदबुदाया। अगली सुबह अंग्रेजी की परीक्षा थी। मेरी नजर में वह प्रश्न पत्र ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चों की कहानी की किताब पर उच्चारण के लिए मात्राएं लिख दी गई हों। उसे पूरा करने में मुझे 20 मिनट भी नहीं लगे। उत्तर लिखने के बाद मैं फिर से सिर रखकर सो गया। लेकिन दोपहर में विज्ञान की परीक्षा के दौरान जैसे ही मैं परीक्षा कक्ष में पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे बगल वाली सीट पर बैठी थी जी याओजिंग। गुड जयान,
परीक्षा शुरू होने से पहले की हलचल का फायदा उठाकर उसने धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर में मेरी उत्तर पुस्तिका से नकल कर लेना, समझे? मैं वहीं का वहीं स्तब्ध रह गया। मैं एक ऐसा प्रतिभाशाली इंसान जिसे इस स्तर की परीक्षा किंडरगार्टन के होमवर्क जैसी लगती है, और मुझे उसकी उत्तर पुस्तिका से नकल करनी पड़े, वह भी उसकी, एक ऐसी छात्रा जो सबसे कमजोर क्लास में भी हमेशा सबसे नीचे रहने वालों में गिनी जाती है। आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से कि वह मुझसे अपनी उत्तर पुस्तिका से नकल करने को कह रही है? क्या सचमुच उसका दिमाग खराब हो गया है? हम दोनों एक दूसरे को ठंडी नजरों से घूर रहे थे। हम दोनों के मन में यही चल रहा था कि सामने वाला पूरी तरह बेवकूफ है। सुना नहीं क्या? जी याओजिंग ने अधीर होकर मुझे फिर टोका। उसी समय निरीक्षक प्रश्न पत्र लेकर अंदर आ गया। वह वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रश्न पत्र बांटे गए, मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा और फिर कलम रख दी। आज परीक्षा की निगरानी जो हुंजी कर रहा था, वह जानबूझकर मेरी डेस्क तक आया। मेरी लगभग खाली उत्तर पुस्तिका देखकर उसने तिरस्कार से नाक सिकोड़ ली। लेकिन मेरे बगल में बैठी जी याओजिंग पूरी रफ्तार से उत्तर लिख रही थी। पहला पन्ना खत्म करते ही वह अचानक मेरी तरफ झुक गई। उसने जानबूझकर अपनी उत्तर पुस्तिका मेरी तरफ कर दी। फिर निरीक्षक की नजर बचाकर मुझे आंखों से इशारा किया। मैंने उसकी उत्तर पुस्तिका पर एक नजर डाली। अगले ही पल मैं सचमुच चौंक गया। उसमें लिखे हर एक उत्तर सही थे। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। क्या जी याओजिंग पूरे स्कूल की मशहूर कमजोर छात्रा नहीं थी? फिर अचानक उसकी पढ़ाई इतनी अच्छी कैसे हो गई? उस समय मुझे यह नहीं पता था कि उसने पिछली सारी परीक्षाओं में जानबूझकर खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा की थीं। मैंने मन ही मन तेजी से हिसाब लगाया। अगर यही चलता रहा तो हम दोनों शायद एक ही सेक्शन में पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं उस पागल लड़की के साथ एक ही क्लास में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। अपनी असली क्षमता साबित करने और जी हाउसिंग से छुटकारा पाने के बीच मुझे सिर्फ एक विकल्प चुनना था, और मैंने बिना झिझक दूसरा विकल्प चुना। घंटी बजते ही मैंने सिर्फ अपना नाम लिखी हुई उत्तर पुस्तिका उलटी करके मेज पर रख दी, अपना सामान उठाया और सीधे परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गया। लेकिन जी याओजिंग फिर अपनी लंबी टांगों से तेजी से चलती हुई दरवाजे पर आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। वह बोली, अरे गुजयान, तुमने अभी मेरी उत्तर पुस्तिका से नकल कर ली थी, है ना? मेरा उससे बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने बस यूं ही एक छोटा सा जवाब देकर बात टाल दी। मैंने सोचा, जब हम अलग अलग क्लास में चले जाएंगे, तब क्या वह सिर्फ इसलिए मेरे पीछे आएगी कि मैंने उसकी उत्तर पुस्तिका से नकल नहीं की? लेकिन जैसे ही मैं क्लास में पहुंचा, एक जोरदार चीख सुनाई दी, गुजयान! एक लड़का, जिसके पूरे शरीर से तेज कोलोन की बदबू आ रही थी, मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी बहन की चीज मुझे वापस करो, मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा। कौन सी बहन? मैं किसी को नहीं जानता, वह गुस्से से चिल्लाया। नाटक मत करो, जल्दी से सामान वापस करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने एक तरफ नजर डाली। चू गंगजिंग दूर खड़ा मजे से तमाशा देख रहा था। उस लड़के ने मेरी चुप्पी को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसका गुस्सा और भड़क उठा। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या? उसी समय जी याओजिंग ने झुंझलाकर भौहें चढ़ाईं और ठंडी आवाज में कहा, पहले यहां से दूर हटकर बात करो। वह लड़का तुरंत सहम गया। उसने गर्दन सिकोड़ ली और बेचारे जैसा चेहरा बनाकर बोला, याओजिंग, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? उसकी बात खत्म होते ही मुझे महसूस हुआ कि पूरी क्लास की नजरें हमारी तरफ उठ गईं। सबके चेहरों पर अविश्वास और ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल जी याओजिंग का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया, मानो पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। उसने बर्फ जैसी आवाज में कहा, किसने तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाने की इजाजत दी? जी, मिस जी। वह लड़का डर के मारे हकलाने लगा। उसी समय शी पेंजी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर से अंदर आई। जी याओजिंग ने उसे देखा और झुंझलाकर कुर्सी से पीछे टिक गई। तुम्हारी पसंद दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। उधर वह लड़का जैसे ही शी पेंजी को देखता है, उसे देखते ही वह लड़का ऐसे भागा जैसे जैसे उसे कोई जीवनदाता मिल गया हो। उसने तुरंत बेचारा सा चेहरा बनाकर शिकायत शुरू कर दी। सिक्सी, मैंने सुना कि तुमने इस देहाती को एक तोहफा दिया था। मैं बस वही वापस लेना चाहता था, लेकिन इसने मुझे देने से साफ मना कर दिया। ऊपर से मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, और याओजिंग भी मुझ पर चिल्लाई। मैं बहुत दुखी हूं। शी पेंजी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंडक थी। और एक बात, किसने तुम्हें याओजिंग को इस तरह बुलाने की इजाजत दी? वह लड़का पूरी तरह घबरा गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह शी पेंजी का हाथ पकड़कर बोला, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना? तुम ऐसा करोगी तो मुझे बुरा लगेगा।
शीपेंजी बस हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसकी लोमड़ी जैसी खूबसूरत आंखें हल्की सी उठी। बॉयफ्रेंड? हम। अगले ही पल उसने झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया। तो फिर आज से ब्रेकअप? यह दृश्य देखते ही पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। वाह, इन दोनों का रिश्ता तो सिर्फ 3 दिन ही चला। ये तो शी पेंजी के इतिहास का सबसे कम समय तक टिकने वाला एक्स बॉयफ्रेंड बन गया। देखा, जी परिवार की बड़ी बेटी से जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाने चला था, अब सबके सामने बेइज्जत हो गया। सही कहा, शी परिवार की बड़ी बेटी पहले कभी अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड से इस तरह नहीं उलझी। इस बार तो इसकी पूरी इज्जत ही उतर गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शी पेंजी उस लड़के की आंसुओं भरी माफियों की तरफ पलटकर भी नहीं देखेगी। वह सीधे मेरी तरफ मुड़ी, भौं उठाकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे प्यारे, क्यों ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। धड़ाम! पूरा क्लासरूम एक पल में शोर से गूंज उठा। हे भगवान! एक्सआई परिवार की बड़ी बेटी ने गुजयान को प्रपोज कर दिया। क्यों हमेशा वही जी परिवार की बड़ी बेटी के साथ एक ही डेस्क पर बैठता है। अब शी परिवार की बड़ी बेटी ने भी उसे प्रपोज कर दिया। उसी समय आंखों में आंसू लिए वह लड़का अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगा। उसने गंदी जुबान में कुछ कहना ही चाहा था कि शी पेंजी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अपनी जुबान संभालो। जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे तब जो कहना था कह लिया। अब तुम मेरे क्या लगते हो? वह लड़का वहीं स्तब्ध रह गया। फिर शी पेंजी ने दोबारा मेरी तरफ देखा। तो बताओ प्यारे, मेरे बॉयफ्रेंड बनने के बारे में सोचोगे? वह लड़का दांत पीसते हुए मुझे घूरने लगा। तू बेशर्म है, मेरी गर्लफ्रेंड को बहकाने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जा, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से भाग गया। लेकिन शी पेंजी को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, मानो पिछले 2 दिनों से प्यार का दिखावा करने वाली वही लड़की ना हो। उसने फिर मुस्कुराकर पूछा, प्यारे जवाब तो दो। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में सिर्फ 3 शब्द कहे, कोई दिलचस्पी नहीं। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। शी पेंजी भी वहीं ठिठक गई। पूरी क्लास हैरानी से मुझे घूरने लगी। विक्ट्री एकेडमी में न जाने कितने लड़के उसके पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते थे, और मैं पहला इंसान था जिसने उसे साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद शी पेंजी को होश आया, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वह मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं प्यारे, एक दिन तुम खुद मेरे हाथ लगोगे। फिर उसने पूरी क्लास की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुन लो तुम सब, गुजयान मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है। आज के बाद अगर किसी ने उसे परेशान किया तो समझ लेना उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली है। इतना कहकर उसने फिर मेरी तरफ आंख मारी। प्यारे, अब तो थोड़ा प्रभावित हुए ना? मैंने बिना कोई भाव बदले उसकी आंखों में देखा और पूरी गंभीरता से कहा, जी याओजिंग तो अक्सर मुझे परेशान करती है। इतना सुनते ही जी याओजिंग ने भी सिर उठाया और ठंडी निगाहों से शीपेंजी की आंखों में आंखें डाल दी। शीपेंजी ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर जी याओजिंग की तरफ। उसने हल्के से अपनी नाक छुई और मुस्कुराकर बोली, बाय बाय। आखिर मजाक अपनी जगह था, लेकिन जी याओजिंग से दुश्मनी लेने की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। जैसे ही शिपेंजी चली गई, पूरी क्लास में अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन अगले ही पल चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो इसे, कितना बनावटी है, जानबूझकर दोनों बड़ी मैडम के बीच फूट डाल रहा है। मुझे तो लगता है यह सब जी परिवार की बड़ी बेटी का ध्यान खींचने के लिए कर रहा है। सच में बहुत घटिया है। मैंने उन सब की बातें पूरी तरह अनसुनी कर दी। आखिरकार क्लास की घंटी बजी, तब जाकर वे आवाजें धीरे धीरे शांत हुईं। उधर पड़ोस वाली क्लास का वह लड़का सिमोयू वापस अपनी क्लास में नहीं गया। वह अकेला लड़कों के वॉशरूम में छिपा बैठा था और चुपके चुपके आंसू पोंछ रहा था। इस समय उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत भरी हुई थी। जब तक वह चीप एनजी के साथ था, उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी थी। हजारों लाखों रुपए के लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, लाखों की महंगी घड़ियां, उसे जो चाहिए होता सब मिल जाता था। लेकिन अब मेरी वजह से शी पेंजी ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। एक पल में उससे सब कुछ छिन गया। इस समय उसके मन में मुझे जान से मार देने तक का गुस्सा उमड़ रहा था। तभी अचानक एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उस हाथ में एक टिश्यू पेपर था।